हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रोमांस रीडर। आई होप आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे और मज़ेदार से नॉवल आप लोग इंजॉय करते रहें। तो चलते हैं एक ज़बरदस्त नॉवल की तरफ। सफ़ीर घर आया तो थका हारा ही वहीं सोफे पर बैठ गया था। अरे बेटा, खाना नहीं खाओगे? इरम वहाँ थी, सफ़ीर को देख के पूछने लगी थी। नहीं मामा, मैं खाना खा के आया हूँ। और बेटा, ये आपकी शर्ट पे ये रंग कैसा? मामा, ये मेरी एक पेशेंट है, उसने मुझे ज़बरदस्ती पिज़्ज़ा खिला दिया था और उस पर लगा केचप मेरी शर्ट पे गिर गया। मैंने धोया भी था लेकिन ये दाग रह गया था। कौन थी वो? इरम तजस्सुस से पूछने लगी थी। मामा, उसकी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है, शायद किसी खौफ से या ऐसी होगी है, वो उसे सांस भी मुश्किल से आता है। हिबा जो वहाँ आई थी, ये सुन के उसे लारेब की याद आई थी। भैया, एक वो लड़की भी थी जिसे आपने समंदर पे अपनी सांसें दी थी और उसके भाई ने आपको मारा भी था। हिबा जल्दबाजी में इरम के सामने सफ़ीर की पोल खोल गई थी। सफ़ीर बेटा, इरम ने हैरानगी से सफ़ीर की तरफ देखा था। मामा, उसे सांस की ज़रूरत थी तो डॉक्टर होने के नाते मुझे ये सब करना पड़ा था। सफ़ीर अपना सर खुजाते हुए खिज्जल होते हुए बोला था। और तुम बहुत शरारती हो, क्या ज़रूरत थी ये बात मामा को बताने की? भैया, मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी आप ही। मामा, ये वही लड़की हैं जो मेरी पेशेंट बन के हॉस्पिटल में है और ज़बरदस्ती पिज़्ज़ा खिलाया मुझे। हाँ 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 बेटा, एक पागल लड़की ने तुम्हें पागल कर दिया। कभी लाओ उसे हमारे घर, हम भी मिलना चाहते हैं उससे, हमें भी देखना है कैसी है वो लड़की। अरे नहीं मामा, वो आती ही नहीं है। बेटा, ले आना उसे किसी दिन, हम भी मिलेंगे। ओके मामा, अगर वो मान गई तो ज़रूर ले आऊँगा। अभी मैं थका हुआ हूँ, आराम करूँगा। ये कह के वो अपने कमरे में चला गया था। रात का टाइम हो चुका था, कायान भी क्लब में पहुँच चुका था। सरफराज ने सबकी पार्टी क्लब में रखी थी लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आज क्लब से ही उसकी लाश निकलेगी। कायान पूरी टीम लेके गया था कि किसी भी तरीके से इवल को अंदर नहीं जाने देगा, लेकिन वो तो कब से अंदर क्लब में ही मौजूद थी। उसे कायान की सिक्योरिटी पे हंसी आ रही थी। उसका कायान शुरू से ही मासूम था, पता नहीं पुलिस वाला कैसे बन गया था। ये पार्टी एक थीम पार्टी थी जिसमें सबने चेहरों पे रंग बिरंगे मास्क लगा के आना थे और इवल भी अंदर आ गई थी और वह कायान को देख रही थी। उसके मास्क के पीछे छुपी नीली आंखें कायान को देख तपा के मुस्कुराई थी। मेरा कायान पुलिस की वर्दी में कितना हैंडसम लगता है ना, इवल ने पास करे मॉन्स्टर से कहा था। मॉन्स्टर ने मुंह पे हाथ रख के अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। कुछ ज्यादा ही हैंडसम लगता है। और बेवकूफ़ भी। और खबरदार, मेरे एसपी को कुछ कहा तो। इवल ने अपनी आंखें दिखाई थी। क्लब में लोगों का हजूम भरने लगा था। शराब नोशी आम थी वहाँ। इतने लोगों के हजूम में कायान सरफराज के आसपास ही था, लेकिन सरफराज भी अपने बेटे की खुशी में नशे में झूम रहा था। कायान को डीएसपी के सुलिये से घिन आई थी, लेकिन क्या करता, ऊपर से ऑर्डर्स थे कि जो कि कायान बखूबी अपनी ड्यूटी निभाते हुए पूरी कर रहा था। लड़के और लड़कियां मास्क पहने डांस करने लगे थे। कायान उन सब के बीच में अकेला खड़ा था। कई लड़कियों ने उसे ऑफर की थी जिसे इवल 16 बार नजरों से देख रही थी। वो उठी और कायान के पीछे जाके खड़ी हो गई थी। उसने पहले पीछे जाके कायान की कमर पे अपनी गन रखी, जिससे कायान अलर्ट हुआ था। इससे पहले कि कायान कुछ करता, इवल की सर्द आवाज़ गूंजी थी। ना 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 एसपी, हिलना नहीं वरना गोली चल जाएगी। इवल, आज तो मेरे हाथों से नहीं बच सकती। एसपी, आपसे बचना भी कौन चाहता है? वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आई और कायान के सामने आके खड़ी हो गई थी। कायान को आज उन नीली आंखों में खुद का दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। ऊपर से तना इंतहा का खूबसूरत मास्क पहना हुआ था उसने कि इवल की आंखें भी बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी उसमें, और उसके गुलाबी होंठ जो नजर आ रहे थे वो भी कायान का दिल खींच रहे थे। वो कायान का ध्यान अपनी तरफ भटका चुकी थी और मॉन्स्टर सरफराज को पकड़ के ले जा चुका था। कायान ने जल्दी से पिस्टल निकाली चाहिए थी जो कि उसकी पॉकेट में होती तो मिलती ना, और सामने देखा तो अपनी पिस्टल को इवल के हाथों में देख के वो हैरान हुआ था। अरे एसपी, तुम अभी इवल को जानते नहीं हो। वो कायान की पिस्टल ही उसके सामने लहराती हुई बोलने लगी थी। म्यूजिक स्टार्ट हुआ था। इवल ने कायान का हाथ पकड़ के अपनी कमर पर रखा था कि इवल का दिल जोरों से धड़का था, जबकि कायान तो उस बेबाक लड़की से तंग था। उसने इधर उधर अपने आदमी ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो होते तो मिलते ना। हर जगह रश था, कायान को निकलने की जगह भी नहीं मिल पा रही थी और ना ही उसे सरफराज नजर आ रहा था। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। इवल कायान के हाथ में अपनी कमर पर इवल कायान के हाथ इवल कायान का हाथ अपनी कमर पर रखते हुए उसके साथ स्टेप्स लेने लगी थी। कायान ने लब भींच के उसकी गर्दन पकड़नी चाहिए थी, जबकि इवल फुर्ती से अपना आप छुड़वाते थोड़ा पीछे हुई थी। दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना। वो दोबारा से कायान के पास आती उसके इर्द गिर्द घूमने लगी थी। उसकी ब्लैक मैक्सी जो चमक रही थी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो मुश्किल है तेरा तेरा प्यारे बच के जाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। कायान ने उसके बाजू से पकड़ के
उसे अपने पास खींचा, उसका मुंह दबोचते हुए उसका मास्क उतारना चाहता, लेकिन वो अपनी टांग कायान की टांग पे मार चुकी थी, जिससे कायान जमीन पे गिरने लगा था कि इवल ने कायान का गिरेबान पकड़ते उसे उठाया था। दिल वो चाहे जिसे उसे ही पाए। इवल अपनी नीली आंखें कायान की ब्राउन आंखों में गाड़ते हुए बोली थी, प्यार वो यार जो नाम पे ही मिट जाए। कायान तो इवल के झटका देने से उसके साथ लगा था। कायान ने उसे धक्का दिया, जिससे वो थोड़ा दूर हटी थी। जान क्या बदले में जान लो नजराना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। इवल दोबारा से उसके साथ लगती डांस करने लगी थी, प्यार का दीवाना। दूसरी तरफ मॉन्स्टर सरफराज को लेकर जा चुका था। गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी। सरफराज तो नशे में धुत गाड़ी में बैठा था। तेज रफ्तार के साथ गाड़ियां चलती चली जा रही थी। इवल के कान के साथ लगे एयरपीस में आवाज आई थी, जिसे सुनती इवल मुस्कुराई थी और कायान उसके गुलाबी होठों की मुस्कुराहट देखता रह गया था। उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। इवल उसके पास आई और उसके कान के पास झुकती उसके होश उड़ा गई थी। तुमने सरफराज को बचाने का मौका भी गंवा दिया और मुझे पकड़ने का भी। बाय बाय एसपी। इससे पहले कि कायान को उसकी बात समझ में आती, उसके आसपास इवल एक जिन की तरह से गायब हो चुकी थी और वो रश को चीरता बाहर भागा था। लेकिन वहाँ ना तो सरफराज था, ना ही इवल। शिट 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 इवल, वो जोर से चीखा था। डैम इट, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा मैं। उसे पता था उसका ये मौका भी नाकाम हो चुका है और कल सरफराज की लाश ही मिलेगी। अब सरफराज अंधेरे कमरे में बंद था। कोई उसे मार मार के अधमुआ कर गया था। वह पूछता रहा था, कौन है, क्यों मारे हो, लेकिन किसी ने भी उसे मारने के अलावा कुछ भी नहीं बोला था उससे। और 2 घंटे से वो यहाँ बंद था। अभी भी कदमों की चाप सुनाई दी तो वह परेशान हुआ था। कौन हो तुम लोग, बताते क्यों नहीं हो? नाक से और मुंह से खून निकल रहा था। उसके सामने इवल आई थी, जिसकी सिर्फ नीली आंखें नजर आ रही थी, बाकी चेहरा कवर था। जब चुप, एकदम चुप। इवल ने तेज धार वाला चाकू उसके लबों पे रखा था। इवल को उसकी आवाज़ जहर लग रही थी। तुम लोगों के सामने जो लड़कियां चीखती है, तुम लोग छोड़ते हो उन्हें? इवल ने उसकी गर्दन पे छोटा सा कट लगाया था। खून की बूंदें उसकी गर्दन से निकलने लगी थी। ओह, सरफराज दर्द से कर रहा था। पिछले महीने तुमने एक 13 साल की मासूम लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया था। तुमने उस पर रहम किया था और उसके बाद उसे बेरहमी से मार दिया था। वो फिनकारते हुए बोली थी, कौन हो तुम लोग? इवल हूँ मैं। इवल का नाम सुनते ही सरफराज का गला खुश्क हुआ था। आंखें हैरत और खौफ फैल गई थी। मुझे माफ़ कर दो। ऐसे कैसे माफ़ कर दें कुत्ते? मेरे सामने माफ़ी मांगने से अच्छा ऊपर जाके उन लड़कियों से माफ़ी मांग जो तेरे जुल्म का निशाना बनती खुदा को प्यारी हो गई हैं। इवल ने छुरी उसकी आंख में मारी थी। खून तेजी से बहने लगा था। मान तो ये देख के हैरान था कि इवल कितनी जालिम है। सरफराज तकलीफ से चीख रहा था, अभी तो मॉन्स्टर के हाथों तुम्हारी मौत होनी है। मुझे तो इन चीखों से नफरत हो रही है, इसीलिए मॉन्स्टर, बाकी काम तुम्हारा। मॉन्स्टर ने अपना तेज धार चाकू निकाला था और उसके जिस्म के एक हिस्से को काटा था उसे ऐसे तरपा तरपा के मारा था। अगली सुबह उन्होंने कायान को सरफराज की लाश के टुकड़े भिजवा दिए थे और कायान अपने ऑफिसर के सामने शर्मिंदा कर रहा था। कायान की इवल से नफरत दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही थी। वो उसे शर्मिंदा करवाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कायान का आज़मी सर, हमारी सिक्योरिटी पूरी थी, पता नहीं कैसे ये इवल सरफराज को लेकर वो शर्मिंदा था। अपने ऑफिसर के सामने बोल रहा था, लगता ही है केस अब किसी और को देना होगा। आपका ये बस का काम नहीं है कायान का आज़मी। नहीं सर, प्लीज़ एक और मौका दें, इंशाल्लाह आइंदा शिकायत नहीं होगी आपको, वो परेशानी से बोला था। एसपी कायान, ये आपके पास लास्ट चांस है, वरना आपको इस केस से हटा के हमें किसी और को हायर करना होगा। जी सर। वो जहन में इवल से बदला लेने के प्लान बनाता सैल्यूट मारता चला गया था। इवल फिर से अपने मीटिंग रूम में मौजूद थी, जहाँ पे सरफराज की तस्वीर भी लगी थी और इवल ने मुस्कुरा के सरफराज की तस्वीर पे बड़ा सा कट लगाया था। चलो, इस दुनिया से एक बुराई तौर खत्म हुई, इवल ने मुस्कुरा के मॉन्स्टर से कहा। तो मॉन्स्टर भी मुस्कुरा दिया था। सिर्फ 5 लोग रह गए और अगला नंबर किंग के बेटे अदील का था, जो कि अभी वो उसे जानते नहीं थे, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलने वाला था। अदील ने खुद ही उनके जंगल में फंस जाना था। अदील, जिस लड़की का तुमने बोला था, मैंने नवाज से बात की है। कल तक वो लड़की तुम्हारे कमरे में मौजूद होगी। नवाज भी वहीं बैठा खुश हो रहा था। लेकिन डैड, मुझे माला चाहिए, लेकिन बगैर किसी रिश्ते के नहीं, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। नवाज ने हैरत से अदील की तरफ देखा था कि जो लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह बदलता है, वो उसकी बेटी से निकाह क्यों करना चाहता है? अदील, तुम्हारे आगे पीछे लड़कियां घूमती हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है? जब माल तुमको मिल जाएगा। किंग हराम मशरूम अपने अंदर उतारता दिल से कहने लगा था, नहीं डैड, मुझे माला से निकाह करना है। ओके ठीक है, तो फिर तुम कितने में अपनी बेटी हमें दोगे? नवाज किंग की नवाज की तरह मुतवज्जा हुआ था। किंग, मेरी बेटी नहीं मानेगी, वो मसनूई परेशानी से किंग से कहने लगा था। तुम अपनी बेटी की कीमत बताओ नवाज, बाकी हम जाने हो तुम्हारी बेटी, फिर वो तुम्हारी बेटी नहीं, हमारे बेटे की रखेल बन के रहेगी। नवाज कुछ सोचता खुश होता, वो अपनी बेटी की 5 करोड़ की बोली लगा गया था, जबकि किंग अपने बेटे की खुशी के लिए 5 करोड़ भी देने को तैयार था। और दिल तो बहुत खुश था कि अब माला उसकी हो जाएगी और नवाज ने भी माला
माला से बात करने का सोचा, वरना ज़बरदस्ती तो किंग ने माला को अपने बेटे के लिए ले ही जाना था, तो क्यों ना पैसे भी ले लिए जाए। वो अपनी औलाद को ही बेच गया था, लेकिन किस्मत में क्या था, ये वहाँ बैठे तीनों लोग ही नहीं जानते थे। तो फिर चलो नवाज, अदील की और माला की 2 दिन बाद शादी करते हैं, क्या ख्याल है तेरा? किंग जैसे आप चाहें, आपको पता है मैं आपको इनकार नहीं कर सकता, वो किंग का बदसूरत चेहरा देखते हुए बोला था। डैड, मैं खुद माला से बात करना चाहता हूँ, उसे हमारे रिश्ते का बताना चाहता हूँ। किंग तो आज अपने बदले बदले से बेटे को देख रहा था, जो लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता था। किसी की जज्बात और रोने धोने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। क्या उस माला लड़की में जो अदील क्या है जो उस माला लड़की में जो अदील उसका आशिक बन गया था और ऐसी बातें कर रहा था। अदील ने माला का नंबर भी निकलवा लिया था। रात को अदील ने माला को कॉल मिलाई, जो सोई हुई थी। अपने नंबर पे आती कॉल से वो नींद से भरी आंखें खोल के अपने मोबाइल को गुस्से से देखने लगी थी। कौन है जिसे आधी रात को भी सुकून नहीं है, वो गुस्से से कहने लगी। माला को अपनी नींद बहुत प्यारी थी। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप सॉरी थी क्या? नहीं, खेल रही थी, वो दांत कचकचाते हुए बोली थी। अदील के होंठों पे मुस्कुराहट आई थी। और आज साथ मुझे भी खिला ले, मैं बोर हो रहा था, सोचा आपको कॉल कर लूँ। ओके, कोई बात नहीं। क्या कहना था आपने? वो अदील को इस टाइम कॉल करते देख के हैरान हुई थी। कुछ खास नहीं, बस वैसे ही। आप बताएं कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। ऐसे ही कितनी देर माला और अदील की बातें चलती रही थी। अदील ने शादी का बताने के लिए कॉल की, लेकिन वो माला की आवाज़ सुनते ही वो सब भूल गया था। माला को भी अदील अच्छा लड़का लगा था, और अदील को तो माला की मासूमियत से बड़ी बातें उसका दिल ही ले गई थी। कितनी मासूम थी उसकी माला, और उसे बस वो लड़की चाहिए थी, चाहे उसका बाप उसे बेचता या ना बेचता, लेकिन उसे हर हाल में माला चाहिए थी। उसके दिल में माला के लिए जगह बनने लगी थी। सहराज मैम को हमने एक लड़के के साथ गाड़ी में बैठ के जाते हुए देखा है। कौन था वो? मॉन्स्टर ने सिगरेट होठों से लगाते हुए गमगीन लहजे में बोला था। सर, वो अदील गिलानी था, हमने सारा पता करवा लिया। मुझे उस लड़के की और तुम्हारी मैम की एक खबर चाहिए। वह संजीदा लहजे में बोलता अगले बंदे का सांस खुश कर गया था। जी जी सर, वो कह के भाग गया था। चलो भालू, फिर तुम तो बहुत लोगों से मिली हो आजकल, अपने सावी से भी मिलो तो तुम्हें अपने पास भी ले ही आते हैं। वो उठता तैयार होता कमरे से निकल गया था। टिम 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 टिम। कायान जो अपने ऑफिस में बैठा था, ईवल की कॉल आते देख के उसके जबड़े तने थे, लेकिन फिर भी वो कॉल उठा गया था। हेलो एसपी। ईवल की मीठी आवाज़ कायान को आग की तरह लगी थी। ईवल ने उसका मजाक उड़ाने के लिए कॉल किया ताकि वो उसकी बेबसी का तमाशा देख सके। ये सोच के उसका गुस्सा सवा नेज़े पे पहुंच गया था। ईवल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम किसी दिन मेरे हाथों कत्ल हो जाओगी। अरे एसपी, आराम से, इतना गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इवल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। किसी दिन तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओगी। अरे एसपी, आराम से, इतना गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मेरा इश्क है आप, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली थी, जो कि कायान को जहर लगी थी। ईवल की बात सुनते कायान के जहन में ऐन का ख्याल आता था। अरे एसपी, सुना है आप शादी कर रहे हैं? यह तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। एसपी, इश्क मैं आपसे करती हूँ, शादी आप किसी और से कर रहे हैं। ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। हाँ, कर रहा हूँ शादी, और मैं बहुत खुश हूँ। कायान भी गुस्से से बोला। कौन सी बला उसको चिमट गई थी। अरे एसपी, मुझ जैसी मासूम और नाजुक का दिल तोड़ते हुए आपको तरस नहीं आएगा? कितने जालिम हैं आप। ईवल शरारत भरे लहजे में बोली थी। बकवास बंद करो अपनी ईवल, और अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। कौन कमबख्त कहता है कि आप मुझे छोड़ें? और इससे पहले कि ईवल कुछ और कहती कि कायान ने खटाक से कॉल बंद कर दी थी। उफ, अब फिर से एक मासूम लड़की मेरे हाथों मरेगी। आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरे कायान की ना होने वाली दुल्हन। वो कुर्सी से टेक लगाते ही आंखें मूंद गई थी। मॉन्स्टर माला के रूम में पहुंच चुका था। वो जब मोबाइल के साथ ही बिजी थी, खिड़की से जावियार को कूदते देख के हैरान हुई थी। 3 दिन से वो उसके पास नहीं आया था, और अब वो उसके बारे में सोचती भी नहीं थी, लेकिन आज उसे आता देख के वो हैरान हुई थी। क्या हुआ मेरे भालू, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? नहीं, वो बस मैं यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जावियार चलता हुआ उसके पास आया। तुम्हारी इज्जत लूटने आया हूँ, क्योंकि मैं तो एक जानी हूँ ना। मॉन्स्टर के ये अल्फाज माला की आंखों में नमी लाने का सबब बने थे। माला ने ज़ोर से अपने लब काटे थे, लेकिन वो माला की आंखों में नमी देखकर भी इग्नोर कर गया था, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा था। वो अदील के साथ दोस्ती क्यों बढ़ा रही थी? उसे क्यों मिल रही है? वो उसका जबड़ा दबोचे बोला था। आजकल बहुत मुलाकातें हो रही हैं अदील नामी लड़के से। जावियार ने अपनी सब्ज आंखें नीली आंखों में गाड़ते हुए बोला। तो माला का गला खुश्क हुआ था। वो हैरान हुई थी कि उसे कैसे पता कि वो किससे मिल रही है, किससे नहीं। वो बस मेरा दोस्त। भालू, तुम्हें तुम्हारे बाप के सामने मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, और उसके बाद सब कुछ तुम्हारा मैं ही होऊंगा, सब कुछ। और ये तुम सोच के हैरान मत हो कि मुझे ये सब कैसे पता चला। मुझे तुम्हारे एक एक सेकंड की खबर होती है कि तुम कहाँ जाती हो, क्या खाती हो, क्या पीती हो। जबकि माला खौफ से जावियार को देखने लगी थी। और अगर मैं ना जाऊँ तो? माला ने अपना मुंह छुड़वाते हुए जावियार से कहा था। क्यों मेरे हाथों मरना चाहती हो? जावियार ने माला की गर्दन पे एक लकीर खींची थी, जैसे वो उसका गला काट रहा हो।
पीछे हो जावी, वो उसे धक्का देते हुए गहरे सांस लेने लगी थी। मेरा तो दिल कर रहा है मैं तुम्हें अभी अपने साथ ले जाऊं, प्लीज़ जावी, मुझे नहीं जाना, वो डरते हुए बोली थी। श्श भालू, जावी नहीं जावियार हूँ मैं। और क्या क्या हूँ मैं ये भी तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। और कल मैं आऊँगा, ले जाऊँगा तुम्हें हमेशा के लिए भालू, वो ये कहता हुआ चला गया था। जावियार के जाने के बाद माला उठ के नमाज के कमरे में चली गई थी। पापा जी बेटा, नवाज जो माला के बारे में ही सोच रहा था कि माला को कैसे अदील से शादी करने के लिए राजी करे, लेकिन माला को अपने कमरे में इस टाइम देख के हैरान हुआ था। वो जावियार फिर आया था। माला ने रोते हुए नवाज को बताया था, वो मुझे ले जाएगा पापा, वो कहता है कि मैं उसकी अमानत हूँ, वो मुझे ले जाएगा। माला हिचकियों समेत रोते हुए नवाज को बताने लगी थी। बेटा ये कैसे हो सकता है, वो कैसे आ सकता है? नवाज ने हैरानगी से कहा, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी में कोई कैसे उसके घर आ सकता है। लेकिन वो अभी जावियार को जानता नहीं था कि ये उस सिक्योरिटी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। माला नवाज के सवाल पे चुप रही थी और नवाज के सीने से लगी रोने लगी थी। पापा वो आपका बदला मुझसे लेने आया है, मुझे नहीं जाना उसके साथ, प्लीज़ पापा। वो हिचकियों समेत रोने लगी थी। अभी तो वो नहीं जाना जानती थी कि जिसको वो अपना दुख दर्द और हम दर्द समझ के अपना दुख बता रही थी ना, वो उसको 5 करोड़ के बदले उसे बेच चुका है। नहीं बेटा तुम कहीं नहीं जाओगी, वो प्यार का नाटक करते माला से कहने लगे थे। अगर जावियार उसे ले गया तो फिर किंग मुझे मार देगा और 5 करोड़ भी मेरे हाथ नहीं आएंगे। और उसका बेटा दिल नवाज परेशान हो गया था। वो एक तरफ 5 करोड़ और एक तरफ वो जावियार उस माला के पीछे पड़ गया था। उसने कुछ सोचते हुए माला से बात शुरू की थी। बेटा वो अदील को तो तुम जानती हो ना, उसने प्यार से माला के सर पे हाथ फेरते हुए माला से बोला था। माला ने नवाज की तरफ देखा। जी पापा 2 दफ़ा ही मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप उसे जानते हैं? बेटा दिल के वालिद मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने आज तुम्हारा रिश्ता मांगे। अगर जावियार के पास नहीं जाना चाहती तो जल्दी जल्दी से तुम्हारी शादी अदील के साथ ही करवा देते हैं। नहीं पापा मुझे किसी से शादी नहीं करनी, प्लीज़ पापा, मैं तो अदील को भी सही से जानती भी नहीं। बेटा मैं अदील को कह देता हूँ कि बस कल तुम्हारे साथ निकाह करेगा वो, ये मेरा आखिरी फैसला है। और अदील बहुत अच्छा लड़का है, मेरे दोस्त का बेटा है वो। नवाज तो बड़ी शराफत से माला से बात कर रहा था। नहीं पापा, वो आंखें फाड़े नवाज को देखने लगी थी कि उसके बाप को क्या हो गया था जो इतनी जल्दी उसकी शादी करने लगा था। उसने तो जावियार के बारे में बता के गलती की थी। मैंने कह दिया ना, जाओ यहाँ से, वो गुस्से से बोले थे। वो किसी भी तरह माला को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वो खुद बहुत परेशान थी कि अगर जावियार माला को ले गया तो कहीं किंग उसे मौत की घाट ना उतार दे, या शादी ना करवाई तो उसकी मौत पक्की है। और उन्हें 5 करोड़ भी तो मिल रहे थे ना माला के बदले। माला रोते हुए अपने कमरे में भागी थी। वो बचपन से जानती थी कि उसके बाप को उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो अभी तो उसके साथ दे सकते थे ना, उसे बचा सकते थे ना उसे। नहीं मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, ना मुझे जावियार से शादी करनी है और ना ही अदील से। मैं घर से भाग जाती हूँ, जो वो खुद ही मैं खुद ही कहीं चली जाऊँगी। वो कुछ सोचते हुए अपना बैग पैक करने लगी थी। वो अपने पीछे खत भी लिखाई थी कि वो ये शहर छोड़ के जा रही है, हम कुछ दिन आज़ादी से रहना चाहती है वो, तो आप मुझे ढूंढ के बड़ी कोशिश ना करिएगा। और चोरी छुपे घर से निकल आई थी। सर मैम अभी एक बैग पकड़े घर से निकली है। एक आदमी ने मास्टर को खबर दी जो उसने माला की रखवाली के लिए रखा हुआ था। क्या मतलब, क्या उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ना? कहा था ना मैं अभी आता हूँ। जल्दी से उठता वो बाहर भागा था। 10 मिनट बाद वो माला के पास है, वो जो बस स्टॉप पे गाड़ी का इंतजार कर रही थी। किसी ने पीछे से रुमाल नाक पे रखा था और वो उसकी बाहों में झूल गई थी। नायला बहुत दिल से सारी तैयारियां कर रही थी, आखिर उसके बेटे की शादी थी। एन के जाने के बाद अब खुश हुई थी वो, लेकिन एन की कमी तो हमेशा से ही महसूस होनी थी ना। बेटा कल तुम्हारी मेहंदी है, तुमने कोई शॉपिंग नहीं की? नहीं मामा मेरा दिल नहीं कर रहा। बेटा ये क्या बात हुई, तुम्हारी शादी है, मामा जी से मैं करना चाहता हूँ उससे तो नहीं हुई ना? नायला ने बेबसी भरी नज़रों से कायान की तरफ देखा था। बेटा प्लीज़ मामा मैं थक गया हूँ, ये मेहंदी वगैरह के फंक्शन का ड्रामा करना ज़रूरी नहीं है, सादगी से निकाह कर लेते हैं। वो बेदिली से बोला था। बेटा तुम्हारी शादी दिल से नहीं हो रही, लेकिन उस लड़की के तो अरमान है ना, और प्लीज़ उस लड़की की जिम्मेदारी में कोई कोताही मत करना और मुझे शर्मिंदा मत करना, और ना ही मेरी परवरिश पे कोई सवाल आने देना। मामा प्लीज़ कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरा प्यारा बच्चा। नायला ने उसका माथा चूमा तो उधर ही वो नायला की गोद में सर रखे लेट गया था। सुबह माला की आंख खुली तो खुद को अनजान कमरे में पाया था। पहले तो गायब दिमागी से इधर उधर देखने लगी, लेकिन जब सब याद आया तो जल्दी से उठ के बैठी थी। ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो रात को जा रही थी। वो खुद आया, उसने पूरा कमरा देखा था, कोई भी नहीं था। वो जल्दी से कमरे के दरवाजे की तरफ भाग गई, लेकिन दरवाज़ा बंद था। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी थी। खोलो खोलो कोई है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। और बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठे 3 लोग, ईवल, अमान और मॉन्स्टर की नज़र दरवाजे पे गई थी। लो जी उठ गई हमारी भाभी, अमान ने शरारत से कहा तो मॉन्स्टर ने उसे घूरा था। हाँ तो घूर क्यों रहे हो भाभी, तो बोला है। जावियार उसकी बात को इग्नोर करता उठ के कमरे में चला गया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे माला ने सहम के दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन जावियार को अंदर आता देखकर वह सहम के पीछे हुई थी।
जावी वो मुंह में बड़बड़ाई थी। डार्लिंग उठ गई। वो कदम ब कदम चलता हुआ उसके पास आने लगा था। डार्लिंग तुम कल रात कहाँ भाग रही थी? जावियार सर्द लहजे में माला से पूछता। उसे खौफजदा कर गया था माला का पूरा चेहरा आंसुओं की वजह से भीगा हुआ था। प्लीज़ जावी मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारा जावी नहीं हूँ, मैं जावियार हाशिम खान हूँ। समझी? वो धारा था जिसको तुम्हारे बाप ने सिर्फ दौलत की खातिर मार दिया था। मुझे भी दौलत की खातिर जलील किया। ये गलत है। मेरे बाबा ने नहीं मारा अताया ताई को। हा हा हा, यू फुलिश गर्ल, बकवास बंद करो अपनी। जावियार ने माला की गर्दन पकड़ के उसे दीवार के साथ लगाया कि माला की आंखें बाहर आने को रही। वो अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी। मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के किए की सज़ा दूंगा डार्लिंग, और खबरदार तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो। वो अपनी सब्ज आंखें मासूम नीली आंखों में गाड़ता हुआ बोला था। अभी थोड़ी देर में हमारा निकाह है, चुप करके निकाह कर लेना। और उसकी गर्दन छोड़ते वो हमसे लहजे में बोलता। माला का सांस रोक गया था। वो जो गहरे गहरे सांस लेके अपना सांस ठीक करने की कोशिश कर रही थी, वो दोबारा से अटक गया था और फटी फटी आंखों से वो जावियार को देखने लगी थी। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। माना कि उस दिन मेरी मामा ने गलत किया था और उन्हें सज़ा भी मिल चुकी है, लेकिन मेरे पापा गलत नहीं थे। मुझे उस वक्त सूरत हाल में नज़र जो आया था, जो सही लगा था, मैंने वही समझा था। वो अपने ज़िद्दी अंदाज में बोल के जावियार के गुस्से को हवा दे गई थी। बात सुनो माला बेबी, अगर तुम निकाह नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। वैसे भी तुम और तुम्हारा बाप तो मुझे जानी समझते ही होना, तो क्यों ना फिर माजी दौड़ाया जाए। वो उसकी तरफ कदम बढ़ाता माला को साकिन कर गया था। नहीं नहीं प्लीज़ जावियार, वो प्लीज़। वो हिचकियों समेत रोने लगी थी। क्यों डार्लिंग, डर लग रहा है? मैंने तुम्हारी माँ के साथ किया वैसे ही तुम्हारे साथ ना करूँ मैं? वो उसकी टोरी की खम को छू के बोल रहा था और माला के जिस्म में सनसनी दौड़ गई थी। नहीं नहीं प्लीज़, मुझे घर जाना है। वो उसे पीछे धक्का देती कहने लगी थी। जावियार बगैर उसकी बात सुने उसकी गर्दन पे झुक के दांत गाड़ गया था। एक सिसकी माला के मुंह से निकली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जावियार उसके साथ ऐसा करेगा। प्लीज़ प्लीज़ जावी। ना 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 डार्लिंग, तुमने क्या समझा था कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना भालू। मैं तुमसे इश्क करता हूँ, लेकिन तुम्हारे बाप की वजह से, तुम्हारी वजह से जो मैं जलील हुआ हूँ ना, बदनाम हुआ हूँ ना, उसकी कीमत अब तुम और तुम्हारे बाप को चुकानी पड़ेगी। अब उसका दुपट्टा उतारते बेड पे फेंकते हुए उस पर झुका था कि माला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। प्लीज़ पीछे हो जावियार। वो जावियार को खौफजदा नज़रों से देख के पीछे करने लगी थी। निकाह के लिए राज़ी हो तो बता दो, वरना निकल तो तुम सारी ज़िंदगी इधर से नहीं सकती जब तक मैं ना चाहूँ। वो संजीदा लहजे में बोल के माला का सांस सीने में अटका गया था। मैं तैयार हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा नहीं करो। उसके आगे हाथ जोड़ गई थी वो, जबकि जावियार उसकी हालत देखता पीछे हुआ था। 10 मिनट के अंदर अंदर अपने आप को तैयार करो डार्लिंग, क्योंकि बाद में ये जानी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारी माँ की तो नाजायज़ तरीके से इज्जत लूटी थी ना, तुम्हारी मैं जायज़ तरीके से इज्जत लूटूंगा। वो माला का कपकपाता वजूद उसको इग्नोर करते हुए अपनी कह के चला गया था, जबकि माला वहीं बेड पर बैठ के रोने लगी थी। थोड़ी देर बाद इवल कमरे में दाखिल हुई। माला किसी लड़की को देखे जल्दी से उसके पास गई थी। प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे यहाँ से निकालें। लेकिन इवल तो खूबसूरत नीली आंखों वाली लड़की को देख रही थी जो बेहद खूबसूरत थी। कहाँ मॉन्स्टर के हाथ लग गई थी वो। आप प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करें। वो अपने आप को तख्ते पा के उसे दोबारा से बोली। अभी इवल कुछ बोलती के पीछे से अमान और जावियार अंदर दाखिल हुए थे। माला तो जावियार से काफ़ी खौफजदा हो चुकी थी। उसने जल्दी से इवल का बाजू पकड़ लिया था, जिससे इवल के खूबसूरत लबों पर मुस्कुराहट आई थी। माला, ये मेरी बहन है हुरैन काज़मी, और ये मेरा भाई है अमान मलिक। ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे डार्लिंग। जबकि वो बहन भाई वाली बात पे हैरान हुई थी। तुम ये मत सोचो कि ये बहन भाई कहाँ से आ गए, बस इतना जान लो कि ये मेरे लिए बहुत अहम है और इसलिए तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। माला ने बेबसी से इवल की तरफ देखा, जिसे देखती इवल अपने कंधे उचका गई थी। माला ने एक नज़र अमान को देखा था। अमान ने जब माला को देखा था वो उसी की तरफ खुद को तकते पा के जल्दी से अमान इधर उधर देखने लगा था, जैसे कमरे में मौजूद सारी चीज़ों को देखने के अलावा अमान के पास और कोई काम ही नहीं। उसकी इस हरकत से माला ने दांत कचकचाए थे। फिर क्या था, जोर ज़बरदस्ती से ही सही, माला नवाज़ खान से कशमाला जावियार हाशिम खान बन चुकी थी। वो कैसे पूरी ज़िंदगी जावियार की नफ़रत के साथ गुजारेगी। उसके पापा परेशान हो रहे होंगे वो क्यों घर से निकली थी। वो अभी तक इस बात पे पछता रही थी, लेकिन अब पछताने का क्या फ़ायदा जब टाइम ही गुजर गया। जावी और अमान बाहर चले गए थे, बस इवल ही कमरे में मौजूद थी। माला देखो, मैं जानती हूँ जिस तरीके से जावियार ने तुमसे शादी की है वो तरीका ठीक नहीं है, लेकिन वह तुमसे बेहद प्यार करता है। उसे मैं जानती हूँ, मैं उसके सारे राजों से वाकिफ़ हूँ। वो तुमसे कितना प्यार करता है मैं अच्छे से जानती हूँ। उसे तुमसे प्यार है। तुम दोबारा अपने बचपन वाला जावी उसे बना सकती हो, और मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मेरे वो मरना मॉन्स्टर में जान ले लेता। इवल ने मुस्कुरा के माला से कहा, लेकिन माला तो किसी और ही सोचों में गुम थी। माला तो बस जावियार की बातों में उलझी हुई थी, जो वह जाते जाते कह के गया था कि वो किसी काम से जा रहा है। उसके आने से पहले चेंज नहीं करना, ना ही सोना है। मैंने जायज़ तरीके से इज्जत लूटनी है। इवल उसके सामने कितनी बातें करके चली गई थी। आज उसे भी तो अपने आन की दुल्हन के ऊपर पहुंचाना था। पीछे माला भी जावियार से डरती इधर ही टेक लगा के लेट गई थी।
सर बीवी जी रूम में नहीं है। एक मुलाजिम भागता हुआ नवाज के पास आया था। क्या मतलब, माला कमरे में नहीं है? वो जल्दी से नाश्ता करते हुए उठा ही दौड़, इधर ही कहीं होगी ना, दोबारा से ढूंढो। नवाज परेशान हुआ था कि माला कहाँ चली गई। रात तक तो कमरे में ही थी, पूरा घर छान मारा था, लेकिन माला नहीं मिली थी। उसका नंबर भी बन जा रहा था। लेकिन नवाज को माला के कमरे से एक खत मिला था जिसमें लिखा था कि वो घर छोड़ के जा रही है। ना वो जावियार से शादी करना चाहती है और ना ही अदील से, इसीलिए वो घर छोड़ के जा रही है और अब आप मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। यह खत पढ़ते नवाज अपना सर थाम के बैठ गया था। नवाज तो परेशान हो गया था कि वो किंग को क्या जवाब देगा। अगर किंग ने उसे मार दिया तो वो अपनी ज़िंदगी की खातिर, दौलत की खातिर अपनी ही बेटी को भी देने तक को राज़ी हो गया था। लेकिन अब वो सर हाथों में थाम के बैठ गया था। सर, आपने इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहा था, वो मिल गई है। वो लड़के का नाम अदील ज्ञानी है। क्या? अदील ज्ञानी मतलब ईवल और मॉन्स्टर जो साथ बैठे थे। अदील ज्ञानी का लफ्ज़ सुनते वो सीधे हुए थे। ईवल जो हम सोच रहे थे कि ये किंग का बेटा तो नहीं? मुझे नहीं पता मॉन्स्टर, लेकिन बस एक बार मैंने हल्की सी किंग की एक झलक देखी थी। जब वो बाबा को मारने आया था, उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकी और फिर वो ऐसा गायब हुआ कि दोबारा नहीं मिला। जब वो बाबा को मारने आया था, उस वक्त मैं कुछ कर नहीं सकी थी, फिर वो ऐसा गायब हुआ कि दोबारा नहीं मिला। और अब फिर से हमारा सामना होगा मॉन्स्टर। इस दफ़ा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ईवल की ब्राउन आंखों में सर्द मोहरी आई थी। जावियर, तुम जाओ अंदर, माला तुम्हारा इंतजार करी होगी। हमारी कोई पसंद की शादी नहीं हुई कि वो मेरा इंतज़ार करी होगी और रवायती दुल्हन की तरह वो मेरे बेड पे बैठी होगी। मॉन्स्टर प्लीज़, वो बहुत मासूम है, उसे इतनी अजियत मत देना कि वह टूट जाए। गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से। ईवल की बात सुनते मॉन्स्टर की सब आंखें चमकी थी। गलतियों की माफ़ी होती है, ईवल गुनाहों की नहीं। जावियर यह कहता उठ के कमरे में चला गया, जबकि ईवल गिलानी के नाम फिर ईवल गिलानी के नाम पर फिर से उसे सोचने लगी थी। जाविया रूम में गया। वहाँ बेड पे ही माला को मासूमों की तरह सोया देखा तो उसके लब मुस्कुराए थे। कितनी मासूम लगती हो ना मेरे भालू, लेकिन तुम एक मॉन्स्टर की कैद में आ गई हो, जो कि बहुत गलत हुआ तुम्हारे लिए। नज़रों की तपिश थी या कुछ और कि माला एकदम से आँख खोली थी और जाविया को अपने इतने नज़दीक देख के वो खौफजदा हुई थी। अरे मेरी डार्लिंग, तुम तो मेरे सारे ख्वाब तोड़ के सो रही हो। जावियार उस पर झुकते हुए बोला था। तो माला पीछे खिसकी थी। अभी तो तुम्हें जानी का मतलब बताना है ना डार्लिंग। वो उसके बालों की लट कान के पीछे करता हुआ कान वह अपने दांत गाड़ गया था जिससे माला की सिसकी निकली थी। नहीं नहीं प्लीज़। लेकिन जावियार ने उसकी सुने बगैर उसे उठाया था। चलो भालू, ये तुम्हारा कमरा नहीं है, अपने कमरे में चलते हैं, वहाँ जाके गोल्डन नाइट मनाएंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? हमारा निकाह हो चुका है, तो मेरे साथ ही रहोगी ना तुम? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो अपने खौफ को एक साइड पे रखते हुए ज़ोर से बोली, जबकि जाविया ने उसकी हिम्मत को दाद देते हुए एक आईब्रो उचका के उसे देखा, जैसे कह रही हो कि दोबारा कहना। जबकि माला ये बात कह के अपने लब दांतों तले चबाने लगी थी। जाविया ने उसे कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींचा था, जिससे वो कटी डाली की तरह उसकी सीने से लगी थी आगे। तुम्हें तो मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। तुम सिर्फ मेरी हो भालू, चाहे तुम्हें बदला लेने के लिए तुमसे शादी की हो, लेकिन तुम मेरे बचपन का प्यार हो, जिसका इंतज़ार मैंने 7 सालों से किया है। वो दिन आ गया है, तो अब क्यों तुम्हें जाने दूँ? तुम मेरा जुनून हो माला। अगर इधर से भागने की कोशिश की तो यकीन करो मेरे गार्ड्स उसी वक्त तुम्हें भूखे कुत्तों के आगे फेंक देंगे। माला तो उसकी ऐसी बातें सुन के कांपने लगी थी। प्लीज़ जावी, क्या चाहते हो? उसको दूर करती कपकपाते हुए लहजे में वो गोया हुई थी। तुम्हें चाहता हूँ भालू। वो माला को गहरी नज़र से देखते हुए बोला था। वही जो एक शौहर नई नवेली दुल्हन से चाहता है। वो ये बोलता माला की होश उड़ा गया था। उसी बात से माला का चेहरा लाल हुआ था। उसकी जान लबों पे आई थी। जावियार तो उसका लाल चेहरा देख के मुस्कुरा रहा था। जावियार की भालू कितनी खूबसूरत थी, उसे आज पता चला था। शादी तो उसने बदले के लिए की थी, लेकिन उसे अपने इरादे अब टूटते हुए महसूस हो रहे थे। लेकिन वो नवाज को तो किसी हालत में माफ़ नहीं करने वाला था। वो औरतों पे हाथ उठाने वाला मर्द नहीं था। वो अपने भालू पे हाथ नहीं उठा सकता था। लेकिन जो माला ने उसके साथ किया था, उस पर यकीन ना करके उसका यकीन तोड़ा था, उसकी सज़ा तो वो उसे ज़रूर देगा, लेकिन हाथ उठा के नहीं, अपने तरीके से। लेकिन अगर कभी उसने उसे दूर जाने की कोशिश की तो वो उसे सज़ा ज़रूर दे सकता था। ये बहुत जल्द होने वाला भी था। वो उसे पकड़ता हुआ रूम में ले गया था और खींचती हुई वो उसके साथ चली गई थी। और कमरे में जाके जावियार ने माला का हाथ छोड़ा। जाओ चेंज कर लो, वो संजीदा लहजे में बोला था। माला ने वार्डरोब खोली तो सामने अपने लिए इतने ड्रेसेस देख के वो हैरान हुई थी। हर चीज़ उसकी पसंद की थी। स्पेशल पठानी फ्रॉक वो जो कि वो बहुत पसंद करती थी। बचपन से भी वो ला के रखे हुए थे उसने, लेकिन अभी वो डर रही थी कि वो क्या पहने। अभी वो देख ही रही थी कि अपने पीछे दोबारा से जावियार की मौजूदगी को महसूस करके वो सांस रोक गई थी। और आगे बढ़ता वो उसे लाल रंग का शॉर्ट फ्रॉक निकाल के देता, उसे पकड़ा गया था। पकड़ो और ये पहनो। और वो ये रोती रोती नजर ना हो मुझे। वो उसके गाल पे हल्का सा दांतों से कट लगाता पीछे हुआ था, जिससे माला की सिसकी निकली थी। वो जल्दी से फ्रॉक पकड़े बाथरूम भागी थी और जावियार ने माला की पूछ को संजीदा नज़रों से देखा था। वो बाथरूम से बाहर आई तो जावियार कमरे में मौजूद नहीं था। वो भाग के सोफे पर कंबल लेकर लेट गई थी और आंखें मूंद ली थी।
कि वो कभी भी जावियार के साथ एक बेड पे नहीं सो सकती थी। जावियार उसके लिए खाना लेके आया तो उसे सोफे पे लेटे देख के उसकी आंखें लाल हुई थी। यानी अभी भी उसे इज्जत लूटने वाला ही समझ रही थी। वो समझ रही थी कि उसकी इजाज़त के बगैर उसे हाथ लगा लेगा। वो गुस्से से खाना टेबल पे रखते आगे बढ़ा था। माला उठो, फिर से वो गुस्सा जब्त करते तहम्मुल से बोला था, मगर वो वैसे ही लेटी रही थी। मुझे पता है भालू तुम जाग रही हो, चलो अगर नहीं भी जाग रही तो मैं अपने तरीके से जगा देता हूँ। वो उससे पहले कि उस पर झुकता माला झट से उठी थी। उसे जल्दी से उठता देख के जावियार के लबों पे मुस्कुराहट आई थी। बड़ी जल्दी उठ गई, मुझे उठाने तो देती ना। माला खिजल सी होती इधर उधर देखने लगी थी। मुझे 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 वहाँ नहीं सोना, वो आंखों में डर लिए उसे कहने लगी थी। क्यों अभी भी डर है कि मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हें हाथ ना लगा दूँ? वो उसका बाजू दबोचते हुए बोला था। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, वो जल्दी से डरते हुए बोली थी। चलो जल्दी आओ, खाना खाओ, फिर मुझे कहीं जाना भी है। माला फिर डर के मारे मुजामत भी नहीं कर सकी थी। उसे वैसे भी भूख लग रही थी। एक ज़रूरी काम है, मेरे आने तक तुम बेड पे ही मिलो मुझे। ये सोफ़ा मुझे नहीं खेलना, आई समझ? वो साथ साथ उसे आराम से खाना खिलाते हुए बोला। वो डर के मारे चुपचाप खाना खाती रही थी। जब पेट भर के खाना खा लिया तो उसे एक नज़र देखता चला गया था। वो उसे ईवल के साथ कहीं जाना था। पीछे माला बेड पे दुबक के लेट गई थी। कायान की मेहंदी का फंक्शन भी हो गया था, लेकिन वह खुश नहीं था। जिसके साथ शादी करना चाहता था वो तो मौजूद ही नहीं थी। नायला भी उदास थी, लेकिन उसे अपने बेटे की शादी करनी थी। वह कब तक ऐन का इंतजार करते। सड़क पे एक गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। अंदर बैठे दो इंसानों के चेहरे पे सफाकियत और शैतानियत से भरपूर तासुरात थे। एक घर के सामने गाड़ी रुकी थी। ईवल ने घर को देखा, उसकी आंखों से आग निकलने लगी थी। मॉन्स्टर, तुम यहाँ ही रुको, मैं अपना काम करके आती हूँ। जल्दी आना ईवल, तुम्हें पता है ना मेरी दुल्हन मेरा घर में इंतजार कर रही है। एक साइड मुस्कुराहट से वो मॉन्स्टर बेहद वजी लगा था। हाँ हाँ पता है, फिक्र मत करो, बस 5 मिनट का काम है। वो ब्लैक सूट पहने, फुल मास्क लगाए हुए, जिससे बस उसकी ब्राउन आंखें नजर आ रही थी। ईवल एक कमरे में पहुंच चुकी थी जहाँ एक लड़की मेहंदी की दुल्हन बनी बैठी खूब बहुत खुश थी। अचानक से कमरे की लाइट बंद हुई थी। वो लड़की डर के मारे इधर उधर देखने लगी थी। कौन कौन है? वो लड़की डर के मारे बोली थी। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो? अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। ये आवाज़ सुन के वो लड़की थर थर कांपने लगी थी। ईवल ईवल ने अपना चाकू निकाल के उस लड़की के होंठों पर रखा था। वो लड़की मेहंदी के ड्रेस में सामने खड़ी सफाक लड़की के सामने कांप रही थी। तुम्हें मेरी इश्क से, ईवल के इश्क से शादी नहीं करनी चाहिए थी। उस लड़की को तो सामने मौत खड़ी नजर आ रही थी। वो उसकी बातें सुन ही कब रही थी। मैं तुम्हें मार नहीं सकती क्योंकि तुमने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन तुम बेगुनाह भी नहीं हो। मैंने क्या किया है? वो लड़की हिम्मत करते बोली थी। मैं तो काया। उस लड़की का इतना ही कहना था कि ईवल ने एक जोरदार थप्पड़ उसे मारा था कि उसका सर जोर से सामने दीवार के साथ लगा था। वो वहीं गिरी थी। सर से खून निकलने लगा था। ईवल ने अपना चमकदार चाकू निकाला था। इतनी चमक थी उसकी, और चाकू के ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ ईवल, कि किसी को भी खौफ में मुब्तला कर सकता था। वो लड़की ईवल को अपनी तरफ बढ़ते देख के खौफ से आवाज़ें निकालने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन निकाल नहीं पा रही थी। वो आराम से उसके पास बैठ के उस लड़की का हाथ पकड़ गई थी। वो लड़की के सर से खून निकल रहा था। तुम्हें मेरे इश्क को अपने हाथों की लकीरों में लिखना चाहता ना तुमने, तो ऐसा करते हैं कि जिन हाथों की लकीरों में मेरा इश्क है उन लकीरों को ही मिटा देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथों की लकीरों में अपना चाकू चलाने लगी थी। उस लड़की की जब से चीखें दब सी गई थी। कुछ देर बाद तुम पुरसुकून हो जाओगे। उसके हाथ खून से भर चुके थे। वो एक एक करके उसके हाथ पे चाकू चलाते उसका हाथ जख्मी कर चुकी थी, और वह लड़की दर्द बर्दाश्त ना करते हुए बेहोश हो चुकी थी। ये तो बेहोश हो गई। ईवल ने अपनी पॉकेट से एक डिवाइस निकाली थी जो कि इलेक्ट्रिक शॉक था। ईवल उसे बस तब इस्तेमाल करती थी जब किसी इंसान को जिंदगी और मौत के बीच लटकाना हो, वरना सीधा अपना तेज धार चाकू उस इंसान के दिल पे वार कर जाती थी, और वो इंसान दूसरा लफ्ज़ बोलने से कासिर होता था। ईवल ने पहले उसे थप्पड़ मार के उसे होश में लाना चाहता, और वो लड़की होश में आई थी, और वो लड़की उस डिवाइस को देख के खौफजदा नज़रों से ईवल को देखने लगी थी। ईवल ने बगैर उसकी नज़रों को देखे वो डिवाइस उस लड़की की गर्दन पे लगा दी थी। वो लड़की तड़पी थी। 10 सेकंड के बाद उस लड़की का वजूद साकिन हो गया था, और ईवल मुस्कुराती हुई उसको छोड़ के उठी थी। शुक्र करो कि तुम्हें मैंने मारा नहीं, तुमने मेरे इश्क पे नज़र रख के पूरा किया था। अब तुम जाओ सीधा कोमे में या ऊपर। वो सीटी मारती जैसे आई थी वैसे चली गई थी। पीछे उस लड़की का जिंदा लाश बना वजूद पड़ा हुआ था। बड़ी देर कर दी, तुम्हें पता भी है मुझे जाना है अपने भालू को देखने। मॉन्स्टर ने मसनूई गुस्से से ईवल को बोला था। ईवल उसकी बात को इग्नोर करते गाड़ी में बैठी थी। मॉन्स्टर ड्राइविंग सीट पर बैठा था। ईवल, तुमने उसकी खातिर अब तक 2 बेगुनाह लड़कियों को जिंदा लाश बनाए हैं। तुम उसके पास चली क्यों नहीं जाती हो? मैं जाऊंगी उसके पास मॉन्स्टर, बहुत जल्द, क्योंकि अगर मैं वो मेरा नहीं है ना, तो उस दुनिया में वो किसी और का भी नहीं होगा। ये ईवल का वादा है। कब जाओगी? लेकिन ईवल खामोशी के साथ सीट से सर टिका गई थी। मॉन्स्टर समझ चुका था कि वो मजीद बात नहीं करेगी। वो भी खामोशी से ड्राइव करने लगा था। हाँ, अब सुकून की नींद आएगी मुझे। ईवल अपना काम खत्म करते सुकून से बेड पे आके कायान की तस्वीर को अपनी आंखों में बेपनाह मोहब्बत बसाए उसे देखने लगी थी।
आन आ कितने ही अरसे बाद उसने अपने आन को पुकारा था और फिर रिवल ने अपने लव का आन की तस्वीर पे रखे थे। आप सिर्फ मेरे हैं कहती थी ना, आप मेरे हैं और किसी का होने नहीं दूंगी। और आपको पता है कि मैं अपने वादे की कितनी पक्की हूँ। अब आपकी शादी नहीं होगी तो अब आपकी ज़िंदगी में आपकी आन को वापस आ जाना चाहिए ना, आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए। उसकी बातों में जुनून था कायान को पाने का। वो कितनी ही देर कायान की तस्वीरें देखती बातें करने लगी रही थी। कितनी ही देर वो कायान की तस्वीरों से बातें करते करते सो गई थी। ज़ावियर वापस आया तो माला को बेड पे ही सोए देख के उसके लबों पे मुस्कुराहट आ गई थी। उसने चेंज किया और माला के साथ बेड पे जाके लेट गया था और माला के गिरते सार बांध के उसके सुनहरी बालों की खुशबू अपने अंदर उतारने लगा था। मैं भालू, माला जो उसके खैंसरे पे उठ गई थी, उसके सीने से लगते वो थोड़ा दूर होने लगी थी। सो जाओ भालू, क्यों मुझे आजमा रही हो? अब तुम मुझसे दूर हुई तो मैं सब भूल जाऊंगा और जानी बन के दिखाऊंगा और फिर तुम्हें सोने भी नहीं दूंगा। बेहतर है कि मुझसे दूर मत भागो और ना ही तुम भाग सकती हो। उसके गमगीन लहजे से माला की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई थी। जल्दी से वो उसके सीने से लगते आंखें मूंद गई थी। जो तुमने मेरे साथ किया है ना माला, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। तुम्हें मैं इसकी सज़ा ज़रूर दूंगा, लेकिन अपने तरीके से। वो उसे देखते ही देखते वो भी उसके गिर्द हजार बांध के आंखें मूंद गया था। अगली सुबह कायान वालों के पास लड़की की खबर मिल चुकी थी। नायला और कायान तो परेशान हो गए थे कि अचानक से क्या हो गया। पता करने पे मालूम हुआ था कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से हार्ट अटैक हुआ और वो कोमे में चली गई है। कायान की शादी वहीं रुक गई थी और नायला के ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। कितनी खुश थी वो, लेकिन यह किस्सा भी इवल की वजह से तमाम हुआ था। ऐसे कैसे वो भाग सकती है? नवाज किंग तो धाड़ रहा था और सामने बैठा दिल वो किसी गहरी सोच में गुम था कि उसकी माला भाग गई है। क्या वो उसे शादी नहीं करना चाहती थी? नवाज मेरी गलती है जो नवाज तेरी बेटी से शादी करने का सोचा। उसे उठवा लेता तो आज वो मेरे बिस्तर पे होती है। दिल भी गुस्से से बोला था। नवाज भी परेशान था कि कहीं किंग उसे मार ही ना दे। किंग, मैं आपका वफादार हूँ, कैसे मना कर सकता हूँ आपको? पता नहीं, रात को तो घर पे ही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तुझ पे यकीन है नवाज, वरना इस वक्त तेरी लाश यहाँ पड़ी होती। मेरे बेटे को तेरी बेटी चाहिए, जहाँ से मर्जी ला के दो, वरना तू भी मारा जाएगा। और तेरी बेटी को तो ढूंढ ही लेंगे। उसका इतना बुरा हाल करेंगे कि तेरी बेटी का जैसे तेरी बीवी का किया था। नवाज थूक निकलते हाँ मैं सर हिला के चुप करके बैठ गया था। दिल ही दिल में माला को और खुद को कोसता रहा था और कि माला का ध्यान क्यों नहीं रखा था उसने। दिल गुस्से से उठ के बाहर चला गया था। वो पछता रहा था कि उसने माला को क्यों नहीं अपने पास रखा। उसे ढील दी और वो हाथों से निकल गई। वो गुस्से से गाड़ी चलाता जा रहा था। सामने से आती गाड़ी को देख ना सका था और उसकी टक्कर दूसरी गाड़ी से हो गई थी। लाड़ेबाजी खामोश बैठी हुई थी, वरना तो वो तो सारे कमरे और स्टाफ को सर पे उठाए रखती थी। सफ़ीर जो लेट हॉस्पिटल आया था, लाड़ेब को खामोश देख के परेशान हुआ था। क्या हुआ मेरी फ्रेंड को? उसके पास बैठता वो बोला था। एंजल, लाड़ेब की आवाज़ में नमी थी। क्या हुआ फेरी? मुझे ना बड़ी की याद आ रही है, मुझे बड़ी चाहिए। उसने अपनी काली आंखें उठा के सफ़ीर को देखा था। काली आंखों में मौजूद पानी को देख के सफ़ीर को अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ था। लाड़ेब को कपकपाते लब सफ़ीर को अपनी जानी मुतवज्जा करने लगे थे, लेकिन वो क्या सोच रहा था? अपनी सोच पे वो लानत भेज के लाड़ेब की तरफ मुतवज्जा हुआ था। बड़ी तो आज नहीं आ सकती, तो क्यों ना तुम अपने एंजल के साथ खेल लो। ओ वाह एंजल, क्या हम साथ में खेलेंगे? वो बच्चों की तरह चहकते हुए बोली थी। हाँ ना, चलो अब बाहर चलते हैं ग्राउंड में। लाड़ेब भी अपना जूता पहनते बच्चों की तरह उसका हाथ पकड़ते बाहर चली गई थी। किंग, अदील सर का एक्सीडेंट हो गया। क्या बकवास है? एक्सीडेंट? धारता हुआ सोफे से उठा था वो। कौन से हॉस्पिटल में? आगे से एड्रेस बताया गया था। किंग हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। आगे पीछे कई गाड़ियां निकली थी उनके। एंजल, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। वो खेल खेल के एक बेंच पे बैठ गया था। वो कभी गेंद को पकड़ने लगती थी, कभी सफ़ीर के पीछे भाग रही थी और अब वो थक गए थे। सफ़ीर ने अपनी पॉकेट चेक की जिसमें उसका मोबाइल नहीं था। फ्रेंड रुको, मैं अंदर से अपना मोबाइल लेके आता हूँ। सफ़ीर ने अपने स्टाफ से लाड़ेब के लिए जूस मंगवाया था, जो कि अब वो मज़े से पी रही थी। सफ़ीर अंदर चला गया था। एक कदम किंग ने गाड़ी से बाहर रखा था। वो जहाँ जहाँ चला था वहाँ के लोगों में खौफ बढ़ा था। उसकी खौफनाक सूरत को देखते हुए लोग कुछ भी कहने से कासिर थे। लाड़ेब ने पानी पीते उठ के इधर उधर घूमना शुरू किया था। लाड़ेब का चेहरा दूसरी तरफ था। किंग की नज़रें लाड़ेब की तरफ उठी थी और वहीं खड़ा उस लड़की को देखता रहा था जो सबसे अनजाने एक तितली के पीछे भाग रही थी। उसके लंबे काले बाल आज खुले हुए थे जो हवाओं के साथ साथ लहरा रहे थे। रानी, किंग के मुंह से निकला था। वही सूरत, वही खूबसूरती। किंग के चेहरे पे कमीनगी भरी मुस्कुराहट आई थी। तुम मुझे मिली गई रानी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें और तुम यहाँ हो। तुम अब सिर्फ मेरी रखेल बन के रहोगी। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। सर अंदर चलें। पीछे एक गार्ड ने उसे होश की दुनिया में वापस ला पटका था। वो एक नज़र लाड़ेब को देखता आगे बढ़ गया था। तब तक सफ़ीर भी अपना मोबाइल लेके आ चुका था। एंजल, आप कहाँ चले गए थे? देखे ना, वो तितली मुझसे पकड़ी नहीं गई। वो मासूमियत से बोली थी। मैं यहीं था। चलो अब मुझे कहीं किसी काम से भी जाना है। तुम रेस्ट करो, थक गई होगी। नहीं, मुझे अभी और खेलना है। मैं नहीं थकी। लाड़ेब अपने होठों को गोल शेप में बनाते बच्चों की तरह बोली थी। फ्रेंड, तुम अपने एंजल की बात नहीं मानोगी क्या? मानूंगी ना, मानूंगी, लेकिन आप मुझे पिज़्ज़ा खिलाओगे ना? ओके, खिला दूंगा। लाड़ेब अपनी छोटी उंगली सफ़ीर के आगे करते हुए बोली थी। पिंकी, प्रॉमिस करो।
जैसे जिसे देखते हुए सफ़ीर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। ओके फ्रेंड, पिंकी प्रॉमिस। फिर वो उसे लेके अंदर चला गया था। सुबह जब माला की आंख खुली तो खुद को जावी के हिसार में देख के उसके हाथ ऊपर से उठाने लगी थी। जावी, हटो जावी। जब वो उसके करीब से निकल नहीं सकी तो मुश्किल से जावी को बुलाया था। और सोने भी दो ना माला, कितने अरसे बाद सुकून की नींद आई है। तुम मुझे डिस्टर्ब करी हो। तुमने मुझे जो अपने साथ सुलाया हुआ है, मुझे उठना है, वॉशरूम जाना है मुझे। तो क्या हुआ, सुलाया हुआ है तो शौहर होना तुम्हारा। हाँ, ज़बरदस्ती के शौहर, वो धीमे लहजे में बोली। लेकिन ज़ावियार उसकी आवाज़ सुन चुका था। ज़बरदस्ती का ही चाहिए, तुम्हारा शौहर तो होना। तुम कभी भी अब मुझसे अलग नहीं हो सकती। और तुम तो मुझे बचपन से जानती हो कि मैं कितना ज़िद्दी हूँ। माला ने गौर से ज़ावियार के एक नक्श को देखा था। 7 साल पहले वो प्यारा था, लेकिन अब तो उसकी पर्सनैलिटी में इतना चेंज आ गया था कि वो बेहद खूबसूरत लगता था। ज़ावियार ने खुद को तकते पाया तो उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। उसने झुक के माला के लबों पर लब रखे थे कि माला आंखें फाड़े ज़ावी को देख रही थी। उसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी उससे। ज़ावियार को तो जैसे सदियों बाद सुकून मिला था, और वो अपने लबों में नरम फूल के पत्तों जैसे लब महसूस किए मदहोश हो गया था। माला ने मजबूती से ज़ावी की शर्ट पकड़ी थी। सांस की किल्लत हुई तो माला ने ज़ावियार के सीने पर मुक्के बरसाए थे, जिससे ज़ावियार पीछे हुआ था और माला गहरे गहरे सांस लेने लगी थी, जबकि ज़ावियार को माला की हालत मज़ा दे रही थी। तुम जंगली इंसान, अभी माला कुछ कहती कि ज़ावियार ने झुके उसकी गर्दन में दांत गाड़े थे, जिससे वह कराह उठी थी। वो दर्द से चिल्लाई, लेकिन ज़ावियार को फर्क ही नहीं पड़ा था। इतने में ही तुम्हारी चीखें निकल गई। माला, अभी तो मैंने तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें नोचना भी है। जानी हूँ ना मैं। ज़ावियार की आंखें सुर्ख हुई थी, जिसे देखते माला ने खौफ से थूक निकला था। ज़ावी, वो मेरी गलती नहीं थी। उस वक्त हालात ऐसे थे कि माला बेबी, हालात जैसे भी हो, तुम्हें तो अपने दोस्त पे यकीन होना चाहिए था ना। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख तुम्हारी वजह से हुआ था। सब यकीन ना करते, तुम कर लेती, मैं फिर भी जिंदा रह लेता, लेकिन तुमने मुझ पे यकीन ना करके मुझे तोड़ दिया था। अभी माला कुछ कहती कि ज़ावी उसे छोड़ के उठ के वॉशरूम चला गया था और मैं अपने दोस्त, अपने ज़ावी को वापस ले आऊँगी, वो बाथरूम को देखते हुए बोली थी। अदिल को होश आ गया था, लेकिन वो अब भी माला की वजह से परेशान था। उसे बस माला चाहिए थी। किंग ने उसे वादा किया था कि वो माला को उसके पास ज़रूर लाएगा, जिसे सुनते ही दिल खामोश हो गया था। अमान का आज दिल बेहद बेकरार था। वो एक दफ़ा अपनी चंदा से मिलना चाहता था। वो तैयार होता चंदा के पास चला गया, साथ में बॉडीगार्ड से ले जाना नहीं भूला था। उसे मज़ा आने लगा था जब सब लोग डरते थे। कंगना, मैं कह रहा हूँ, मैं चंदा को लेके जा रहा हूँ, वो मेरी है। अरे बाबू छोड़ मेरी बेटी को, वो तेरी नहीं है। अर्जुन फिर से कोठे पे आ धमका था और ज़बरदस्ती चंदा को ले जाने आया था। साथ में उसके भी गार्ड्स देख के लगता था कि वो भी किसी बड़े आदमी का बंदा है। तभी सब लोग पिस्टल दे के वहाँ जम के खड़े हुए थे और वो पिस्टल देख के जम के खड़े थे वहाँ। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अर्जुन छोड़ो मेरी मोना, देखो मैं तुम्हारा अर्जुन। वो अपने दांत दिखाता चंदा को जहर लगा था। तुमने मोनिका को 5 साल पहले मार दिया था। वो अपना हाथ छुड़वा दी, गुस्से से बोली। जब अर्जुन ने दोबारा से उसकी कलाई पकड़ी, देखता हूँ तू कैसे नहीं जाती छोकरी, तेरा सौदा कराया हूँ मैं बड़े सेठ से। जब से उन्होंने तुझे उस कोठे पे देखा है ना, तेरे हुस्न पे फिदा हो गए हैं। कंगना तो ये सुनती आगे बढ़ी थी, ये कोई बिकाऊ नहीं है। हट बेग कंगना, तो तफाइफे बिकाऊ ही होती है। कंगना को धक्का देते हुए चंदा को जबरदस्ती खाए तले जाने लगा था। अम्मा अम्मा बचाओ। और अंदर आते अमान ने अर्जुन के आखिरी अल्फाज सुने थे। अर्जुन को चंदा का हाथ पकड़ा देख के अमान की रगे तनी थी। उसने अपनी पिस्टल निकालते अर्जुन के हाथों के बिल्कुल करीब फायर किया था। अर्जुन के हाथ से गोली थोड़े फासले पे छूके गुजरी थी। चंदा तो आंखें फाड़े अमान को देख रही थी। चंदा का हाथ अभी भी अर्जुन के हाथ में था। अर्जुन तो अमान की रौबदार पर्सनैलिटी देखकर एक दफ़ा तो डर ही गया था। कौन है बे तू? जो अर्जुन हिम्मत करते बोला था। हाथ छोड़ चंदा का। अमान गुस्से से बोला था। ले चंदा, तेरा तो एक और आशिक आ गया। अर्जुन हंसते हुए बोला, तू जो कोई भी है, ये मेरी है, इसे मैंने खरीदा है। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? चंदा की आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लगे थे। अमान को चंदा की आंखों में आंसू देख के गुस्सा जब्त करना मुश्किल लगा था। तो जिन आंखों से उसे इश्क है, उन आंखों में आंसू देख के अमान तड़प गया था। अमान ने गोली चलाई जो कि अर्जुन के हाथ को छू के गुजर गई थी। जिस हाथ से उसने चंदा का हाथ पकड़ा हुआ था, चंदा की एक जोरदार चीख निकली थी। अर्जुन ने कराह के चंदा का हाथ छोड़ा था। चंदा ने हैरत से अपने हाथ को देखा जहाँ खून लगा हुआ था। वो डर कर पीछे हुई। कंगना ने जल्दी से चंदा को थामा था, वरना वो डर खौफ से ही गिर जाती। अमान ने आगे बढ़ के अर्जुन को मारना शुरू कर दिया था। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी चंदा को हाथ लगाए और उसे लेकर जाए। तेरी इतनी हिम्मत, अमान के तो हाथ ही नहीं रुक रहे थे। चंदा मुंह पे हाथ रख के हिचकियों को दबा रही थी, जबकि अमान के गार्ड्स अर्जुन के गार्ड्स पे बंदूकें ताने खड़े थे। बस कर दो बाबू, कंगना ने अमान को रोका। वो मर जाएगा। अमान इससे पहले कि अर्जुन को मार देता, कंगना की आवाज़ से रुका था। उसने एक दफ़ा चंदा की गैर होती हालत देखी थी, फिर उसने अर्जुन को छोड़ दिया। अभी तो तुझे छोड़ दिया मैंने, आइंदा तू इधर आया तो तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, अमान ने गुर्राते हुए कहा था। अर्जुन उठ के पीछे होते हुए होंठ से निकलते हुए खून को साफ करने लगा था और एक कहर बड़ी नज़र चंदा पे डाली थी और जाने लगा था और मुड़ के अमान को देखा था। ये तूने अच्छा नहीं किया।
छोकरे तेरे को छोड़ूंगा नहीं, वो अमान को धमकी देता चला गया था। अमान चंदा की तरफ बढ़ा। चंदा आप ठीक तो है ना? लेकिन चंदा तो खौफ से अमान को देख रही थी। अमान को महसूस हुआ था कि चंदा उसे देख के डर रही है। चंदा ने उसे धक्का दिया था। इससे पहले कि अमान कुछ कहता, चंदा भाग के कमरे में बंद हो गई थी। कंगना ने लब भींचे अमान को देखा था। बाबू तुझे कहा भी है तू यहाँ ना आया कर, क्यों चंदा को दुख देना चाहते हो सब? मैं तो उन्हें दुख देना नहीं चाहता हूँ, मैं तो उनके सारे दुख समेट लेना चाहता हूँ। अमान ने अपनी नज़रें बंद दरवाजे पर रख के कंगना से कहा था। बाबू तेरे को यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये तवाइफों का अड्डा है, यहाँ लोग मोहब्बत नहीं जिस्म लेने आते हैं। लेकिन मुझे तो चंदा के जिस्म से नहीं, उसकी रूह से मोहब्बत है। कंगना ने उस पागल लड़के को देखा जो एक तवाइफ के पीछे पागल हो रहा था। अमान चलता हुआ चंदा के कमरे में गया था। कंगना ने भी आज नहीं रोका था। वो दरवाज़ा खोल के अंदर गया, जहाँ चंदा का खूबसूरत चेहरा अपने हाथों में वो थामे हुए अपना जहाँ चंदा अपना खूबसूरत चेहरा हाथों में थामे रो रही थी। कदम ब कदम चलता अमान उसके पास गया था। उसके पास ही बैठ के नीचे बैठ गया था। चंदा, अमान ने पुकारा, लेकिन चंदा ने अपना सर घुटनों से नहीं उठाया था। चंदा इधर देखे। चंदा ने उसके गुस्से से बड़ी आवाज़ सुनी तो डर कर उसकी तरफ देखा था। उसे अपने कदमों में बैठे देख के वो हैरान हुई थी। बाबू तू ये नीचे क्यों बैठा हुआ है? ऊपर बैठा है, इसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उसके कदमों में बैठा है। आप मत रोए चंदा, बाबू तो तू पहले ऊपर आके तो बैठना। उसकी बात को इग्नोर करती वो उसे कहने लगी थी। अमान उसके कदमों से उठ के उसके पास बैठ गया था। चंदा ने उसे देखा, जो भला का खूबसूरत था। पता नहीं वो किन चक्करों में फंस गया था। उसने सोचा अच्छा लड़का है, वो उसे प्यार से समझाएगी कि वो यहाँ ना आया करे। शरीफ लड़के यहाँ नहीं आते। अमान ने चंदा को खामोश अपने आप को तकते पाया तो उसने चंदा को पुकारा था। क्या हुआ चंदा, ऐसे क्यों देख रही है? देखो बाबू, तू यहाँ ना आया कर। शरीफ लड़के यहाँ नहीं आते। तवाइफे किसी के जिस्मों की प्यास तो बुझा सकती हैं, लेकिन किसी की मोहब्बत नहीं बन सकती है। खिचकी भरते चंदा ने अमान से कहा था। चंदा आप एक दफ़ा मेरा हाथ थाम के देखें, यकीन करें आपको नाउम्मीद नहीं करूँगा मैं। बाबू मुझे प्यार मोहब्बत पे यकीन नहीं रहा। भगवान ने कभी मेरे साथ अच्छा ही नहीं किया। तो किन चक्करों में पड़ गया? मैं नहीं चाहती तेरी इज्जत मेरी वजह से खराब हो। बदनाम तो हम पहले से हैं चंदा, और अगर कोई आपको बुरी नज़र से देख कर तो दिखाए, मैं उसकी आंखें नोच लूँगा। चंदा ने उसकी बात पे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सोच रही थी कि अमान उसकी खूबसूरती के पीछे है। कुछ दिन बाद उसका फिर से दिल भर जाएगा उससे, और फिर से कोई और जिन और उसका दिल तोड़ जाएगा। मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगा चंदा। चंदा ने अपनी नीली आंखें उठा के अमान को देखा था। अमान की आंखों में देखते ही चंदा का दिल जोरों से धड़का था। उसे लगा कि अगर वो मजीद उस काली आंखों में और देखेगी तो उसके शहर में चकरी जाएगी। चंदा ने जल्दी से नजरें झुका दी थी, जिसे देखता अमान मुस्कुराया था। और हाँ, ये फूल लेके आया हूँ आपके लिए। अमान ने पॉकेट से फूल निकाला था, जिसकी कई पत्तियां उतर के चंदा के पास गिरी हुई थी। चंदा ने ना चाहते हुए भी वो फूल पकड़ लिया था। उसे एक नए एहसास से अमान रोशनास करवा रहा था। कैसा एहसास था? इतना पाक कि वो तवाइफ होते हुए भी कोई मर्द उसे इज्जत की निगाह से देख रहा था। उसे मोहब्बत का तोहफा गुलाब का फूल दे रहा था। जब आप मेरी मोहब्बत कबूल करेंगी, मैं उस दिन मैं आपको इन घुंघरुओं की जगह आपके पाँव में पायल पहनाऊंगा। वो उठ के जाने लगा कि एक दफ़ा फिर मुड़ा था। चंदा, अब आप कभी भी रक्स नहीं करेंगी। जिस दिन मैंने आपको रक्स करते देख लिया, यकीन करें उस दिन आपको उठा के ले जाऊंगा और कोई मुझे रोक भी नहीं पाएगा। वो अपनी काली आंखों को चंदा की नीली आंखों में गाड़ते हुए बोला था। चंदा को गुस्सा आने लगा था। वो उस पर रोब झाड़ रहा है। अरे बाबू, मैं तेरी कोई बांधी नहीं हूँ जो तेरी बात मानूंगी। उसे अभी गुस्सा आ गया था। वो नहीं चाहती थी कि वो उसे नरम लहजे में बात करके उसे कोई गलत उम्मीद दिलाए। देख लूंगा चंदा आपको भी, अगर मुझे रक्स करती नजर आई तो, ये कह के वो चला गया था। पीछे चंदा ने एक नज़र फूल को देखकर उठ के अलमारी में रख दिया था। पहला गुलाब मुरझा गया था, लेकिन उसकी खुशबू अभी भी चंदा को अपने बदन में घुसती हुई महसूस हुई थी। बात वफाओं की होती तो कभी ना हारते, बात नसीब की थी, कुछ कर ना सके। माला शीशे के सामने ब्लू कलर का शॉर्ट फ्रॉक पहने, नम बाल, नीली आंखें लिए खुद को देख रही थी कि वो कैसे यहाँ से भागे भी या नहीं, या वो जावी को ठीक करे, उसे दोबारा से पहले वाला जावी बनाए। उसे कोई समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या नहीं। अभी वो सोच ही रही थी कि किसी ने पीछे से उसे अपने हसार में लिया था। जावी के वजह से उठती परफ्यूम की महक माला के हवास मुअत्तल करने लगी थी, और जावी ने अपना सर माला के कंधे पर रखा था, जिससे जावी की बेड की चुभन महसूस करते माला ने अपनी आंखें बंद की थी। जावी ने माला का रुख मोड़ा, जो कि आंखें बंद किए खड़ी थी। वो उसे देखता उसके लबों को कैद कर गया था। माला उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। साकिन माहौल में एक साकिन माहौल में एक सहर तारी था, लेकिन जावी तो अपनी मोहब्बत की बरसात करने में मसरूफ था और उसकी शिद्दत बढ़ने लगी थी। माला से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसने जावी की शर्ट ना पकड़ी होती तो अब तक गिर चुकी होती। सांस बंद होने पर जावी पीछे हुआ तो माला ने उसे गुस्से से देखा और गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। बहुत प्यारी लग रही है भालू। माला के चेहरे की सुर्खी नीली आंखें जावी को बहुत कुछ करने पर मजबूर करी थी, लेकिन वह जब्त करे खड़ा रहा था। पता नहीं मैं तुम्हारे बाप के किए की सज़ा तुम्हें क्यों नहीं दे पा रहा। मैं सोचता था कि तुमसे बदला लूँगा, लेकिन तुम्हें तड़पाऊँगा, लेकिन
तुम्हें तड़पाऊंगा तभी मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन माला ने आंखें उठा के जावी को देखा था। लेकिन जब से तुम मेरे पास हो वैसे मुझे वैसे ही सुकून मिल गया और मैं तुम्हें तड़पाना चाहता हूँ लेकिन अपने प्यार में, वो कुमार आलूद लहजे में कहता माला की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गया था। मम्मा मुझे भूख भूख लगी है, वो जल्दी से बोली थी। हाँ भालू चलो खाना खाते हैं, चलते हैं बाहर। माला की ईवल से दोबारा मुलाकात नहीं हुई थी। नीचे खाना खाने आई तो डाइनिंग टेबल पे अमान और ईवल भी बैठे हुए थे। ईवल माला की तरफ देखती मुस्कुराई थी। आओ बैठो माला, ईवल ने मुस्कुरा के कहा था। वो आराम से बैठ गई थी। उसे ईवल बहुत अच्छी लगी थी, जबकि अमान को तो वो खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। अमान दांत निकालता उसे देख रहा था। वैसे माला भाभी आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे खाने की जगह मुझे खाने का इरादा हो। इस बात से माला भी खिज्जल सी होती हुई नजर झुका गई थी। जावी ने अमान को घूरा था। क्या मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो मुंह बनाता खाना खाने लगा था। ईवल ने भी मुस्कुरा के साथ जावी को देखा था, जो कल से बेहद खुश लग रहा था। उसके चेहरे की खुशी झलक रही थी। नवाज, वो मुझे वो लड़की चाहिए और मिल चुकी है वो मुझे। कल मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा था। मुझे वो लड़की चाहिए। अब वो आज भी उतनी खूबसूरत है जितनी 5 साल पहले थी। किंग की नज़रों के सामने लारेब का खूबसूरत सिरापा घूमा था, जिसे देखते ही किंग नशे में डूबता जा रहा था। क्या पता वो वहाँ किसी के साथ आई हो। वो जहाँ कहीं भी रहती है मुझे वो चाहिए। मेरी रखेल बनेगी मेरी रानी। और नवाज तो उसे कहा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। बूढ़ा हो गया लेकिन उस लड़की की जान नहीं छोड़नी। माला को अब किसी भी तरीके से नवाज को कॉल करनी थी। उसे ये बात परेशान करी थी कि उसका बाप उसके लिए परेशान हो रहा होगा, इसलिए वो चाहती थी। लेकिन उसे जावी कोई मौका ही नहीं दे रहा था। वो अब जावी से डरती नहीं थी। उसे पता था जावी बदले की आग में कभी भी उसकी इज्जत नहीं नोचेगा। लेकिन वो कभी कभी उसकी बेरुखी से तंग आ जाती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जावी से अपने किए की माफ़ी मांगेगी। आज ईवल ने कायान को कॉल करनी थी, वो भी उसकी एन बन के। जावियार ने बताया था कि एन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो 5 साल कोमे में रही है। अभी 3 महीने पहले ही वो होश में आई है। जावियार सब कुछ माला से छुपा गया था। वो बेचारी भी मान गई थी। कायान जो अपने ऑफिस में बैठा था, किसी की कॉल आते उसने मोबाइल उठाया था। नंबर देख के पहले उसने इग्नोर करना चाहा, लेकिन फिर इस सोच के तहत वो कॉल उठा गया था कि आन, आपने तो कहा था मैं आपका बच्चा हूँ, आप मुझे कभी अपने आप से दूर नहीं करेंगे। फिर आपने मुझे ढूंढा क्यों नहीं, आप झूठ कहते थे। अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं है ना। एन तो फ़ोन उठाते शुरू हो चुकी थी और कायान को तो बस एक लफ्ज़ सुनाई दे रहा था, आन आन आन। वो कई लम्हे तो कुछ बोल ही नहीं पाया था। उसका दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था। उसके ऑफिस में सांस लेने तक की आवाज़ नहीं आ रही थी उसकी। वो साकित बैठा अपनी एन की आवाज़ सुन रहा था। एन। कई लम्हे गुजरने के बाद उसने एन को पुकारा तो दूसरी तरफ एन खामोश हुई थी। कायान की आंखों से आंसू निकल निकल के उसकी खूबसूरत दाढ़ी में जज्ब हो रहे थे। दूसरी तरफ कायान के मुंह से अपने लिए लफ्ज़ एन सुन के एन का दिल जोर से धड़का था। कितनी ही देर दोनों तरफ खामोशी रही थी। मेरा बच्चा, मेरी एन, कायान होश की दुनिया में आते हुए बोला था। नहीं हूँ मैं आपका बच्चा। सिसकियों की आवाज़ से कायान का दिल बेचैन हो रहा था। ना जाने वो कहाँ थी, कहाँ नहीं, किस साल में थी जो इतने सालों बाद वापस आई थी। वो तड़प गया था एन की आंसू भरी आवाज़ सुन के। एन तुम कहाँ हो एन, प्लीज़ बताओ मुझे, मैं अपनी एन को लेने आता हूँ। नहीं, मुझे वापस नहीं आना, आप बहुत बूढ़े हैं। आपने मुझे नहीं ढूंढा। एन अपने आन से बात करते बिल्कुल पहले वाली बच्ची बन गई थी। बताओ एन। नहीं बताऊंगी। क्यों पूछ रहे हैं, जाएं। आपकी बीवी किरण आपका इंतजार कर रही होगी। उसने जानबूझ के किरण का नाम लिया था। मैंने शादी नहीं की एन, मैंने नहीं की। मैं बस तुम्हारा हूँ। तुम बस मेरे पास आओ, वापस आ जाओ प्लीज़। मैं नहीं आऊँगी, मैं ले आऊँगा। अब कभी दूर नहीं जाने दूंगा। आपने खुद मुझे दूर भेजा था। आप बूढ़े हैं, मैं जानता हूँ, बस तुम मुझे बता दो। इतने में जावियार ने एन से मोबाइल लेके कायान को घर का पता बता दिया था, जिसे कायान सुनता जल्दी से गाड़ी लेके निकल पड़ा था। उसका दिल कर रहा था कि ये 20 मिनट का रास्ता 2 मिनट में तय करके अपनी एन को देख ले। वो 20 मिनट के बाद वो एक घर के सामने पहुंच चुका था। उसका दिल धक धक खड़ा था। वो अपनी एन को 5 साल बाद देखेगा। कैसी होगी वो। उसकी आवाज़, उसके रोने की आवाज़ कायान को बेचैन कर रही थी। एन तुम तैयार हो कायान का सामना करने के लिए। वो आ गया। हाँ, मैं अपने आन से मिलने के लिए तैयार हूँ। जल्द तुम लोगों को अपनी शादी में बुलाऊंगी। वो हंसते हुए अमान और जावियार से कहने लगी तो अमान और जावी भी मुस्कुरा दिए थे। माला सारी बात समझने की कोशिश कर रही थी कि एन ने किसको कॉल करके बुलाया। उसने इस घर के अंदर कदम रखा था। दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था। वो 5 साल बाद अपनी एन को देखेगा। मामा कितनी खुश होगी जब मैं अपनी एन को घर लेके जाऊंगा। एन भी कमरे से बाहर आई थी। कायान ने अपने सामने खड़ी एन को देखा था और एन ने अपनी नज़रें उठा के कायान को देखा। वक्त थम सा गया था। वहाँ सिर्फ लोगों की सांसों की आवाज़ थी, बेहद खामोशी। कायान तो यकटक एन को देख रहा था। कितनी खूबसूरत हो गई थी उसकी एन। वह बच्ची नहीं रही थी, वो बड़ी हो गई थी। एन ने जो कायान का फेवरेट ब्लैक कलर पहना हुआ था, उसे पता था कि कायान उसे ब्लैक कलर में देखेगा तो उसका यही रिएक्शन होगा।
कायान की आंखों से आंसू निकलने लगे थे और ऐन तो अपने सामने अपने इश्क की आंखों से आंसू निकलता देख के भाग के उसके गले लगी थी। कायान का वजूद थमा था, वो जहाँ था वहीं खड़ा रहा था। ऐन का नर्मो गुलजार सिरापा कायान के जिस्म में सनसनाहट पैदा कर गया था। आन ऐन ने अपना चेहरा ऊपर उठा के कायान को देखा, जिससे कायान को होश आया था। फिर उसने जोर से अपना बाजू ऐन के गिर्द बांध दिए थे, ऐसे जैसे वो कभी भी अब अपनी ऐन को खुद से दूर नहीं जाने देगा। अमान और जाविया खामोशी से ये सब देख रहे थे और अमान और जावी दोनों ऐन को देख के सोच रहे थे, कितनी बड़ी ड्रामेबाज है, ऐसे जैसे पहली दफ़ा मिल रही है। अमान तो एक गहरा सांस भर के रह गया था। ऐन मेरी जान, तुम क्यों मुझे छोड़ के चली गई? एक दफ़ा मुझसे पूछती, मुझसे शिकायत करती, लेकिन छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो ऐन। नहीं आन, मैंने गलती की थी उस रात निकल के। कायान ने फिर सबकी तरफ ध्यान दिया था। शुक्र है कायान, आपने हमारी तरफ भी ध्यान दिया। मैं तो समझा था कि आप दरवाजे से ही अपनी ऐन को ले जाएंगे। अमान ने अपनी पे जोर देते हुए बोला था। जावियार ने एक थप्पड़ उसे रसीद किया था। चुप भी कर जाया करो ऐन, ये सब लोग कौन है? मैं बताता हूँ, जावियार संजीदा लहजे में बोला था। वो सब एक हॉल में बैठे हुए थे। ऐन का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया था, बड़ी मुश्किल से इसकी जान बची है। 5 साल तक कोमे में रही है। ये 2 महीने पहले कोमे से बाहर आई थी। उठते ही आपका नाम लेना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए हमने कॉल नहीं करने दी थी। लेकिन अब आपकी ऐन बेहतर हो रही है, इससे सब्र नहीं हो रहा था तो आज कॉल कर दी। ऐन तो कायान को वालिहाना नज़र से देख रही थी। आखिर उसका इश्क था। ऐन कायान के बाजू को ज़ोर से पकड़े बैठी थी। माला को भी ऐन की कहानी सुन के दुख हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरी ऐन का इतना ख्याल रखा है। नहीं कायान का आज़मी, ऐन हमारी बहनों जैसी है, उसका ख्याल रखना हम पे फ़र्ज़ है। काफ़ी देर और बातें करते रहे थे, फिर ऐन सबसे मिलकर अपने आन के साथ चली गई थी। जबकि माला परेशान हो गई थी कि अब वो जावियार के साथ इस घर में अकेले कैसे रहेगी। गाड़ी में ऐन कायान के साथ वाली सीट पे उसका बाजू पकड़े बैठी थी। आन, ऐन ने पुकारा था। जी मेरी जान। आन, आप तो अब मुझसे प्यार करती हैं ना? अब तो ऐन की आवाज़ नम हुई थी। कायान ने एक जगह गाड़ी रोकी और ऐन की कलाई से खींच के उसे अपने सीने से लगाया था। मैं अब तुमसे बेहद प्यार करता हूँ ऐन, तुम नहीं जानती कि ये 5 साल मैंने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारे हैं, तुम नहीं जानती। इसका मतलब आन कि उसके आन को उसके ऐन से मोहब्बत हो गई है। कायान ने मुस्कुरा के सर हाँ में हिलाया था और उसके माथे पे बोसा दिया था। लेकिन तुमने घर छोड़ के अच्छा नहीं किया था, तुम्हारी वजह से हम एक दूसरे से इतने साल दूर रहे हैं। तो आप किरण से शादी ना करते ना? मैंने गुस्से में तो कह दिया था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ था कि तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। 5 साल बाद ऐन अपनी हवेली में कदम रखने लगी थी। लॉन में ही नायला पौधों को पानी दे रही थी। नायला की आंखों में चश्मे का इजाफा हो गया था। नायला ने पौधों को पानी देते हुए नज़र उठाई थी और फिर वह साकित रह गई थी। उनके हाथ से पानी का पाइप नीचे गिर गया था। ऐन भाग के नायला के गले लगी थी। नायला ने एक नज़र कायान को देखा, जैसे कह रही हो कि ये झूठ तो नहीं है, लेकिन कायान ने मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाया था। फिर नायला ने ऐन को मजबूती से अपने आप में भींच लिया था। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। मेरी बच्ची, मेरी ऐन, मेरा बच्चा। वो ऐन के माथे पे बार बार बोसे देने लगी थी। ऐन को गिल्टी फील हो रहा था कि सब कुछ जानते बूझते इतने साल दूर रही थी उनसे। तुम्हें मैं याद नहीं आई कहाँ थी तुम, कैसी थी? आई थी ना खाला, मैं क्या करती, कोमे में थी, ऐसे ही उठ के आ जाती। वो शरारती लहजे में बोली थी। कोमे में? या अल्लाह खैर, मेरी बच्ची को क्या हुआ था? कायान ने सारी बात नायला को बता दी। नायला ने ऐन को अपने सीने से लगा लिया था। इतनी छोटी सी उम्र में उनकी बच्ची ने इतने दुख झेले थे। ओफ बस कर दे खाला, मैं अब आ गई हूँ। कायान और नायला भी हंस दिए थे। इस हवेली में फिर से रौनक आ गई थी। ऐन के वापस आने से लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें भी खुश हो गई थी। मैं बस अब जल्दी से तुम्हारी और कायान की शादी करूंगी। नायला ऐन को अपने पास बिठाते हुए बोली थी। नहीं खाला, मुझे अब आन से शादी नहीं करनी है, बूढ़े हो गए। वो हंस के कायान को जुबान चिढ़ाने लगी थी। बताता हूँ तुम्हें मैं कौन बूढ़ा हो गया है। कायान उठा और ऐन की तरफ बढ़ा के ऐन ने कायान को अपने पास आते देख के अपनी जगह से उठ के अपने कमरे की तरफ भागने लगी थी। ऐन की हंसी, उसकी खिलखिलाहटें पूरी हवेली में गूंज रही थी और नायला बैठी अपनी हवेली की रौनक को देख रही थी। अभी जल्दी से उन दोनों की शादी करनी थी उन्हें। कायान और ऐन भी शादी के लिए मान गए थे। क्या हुआ है भालू, अकेले क्यों परेशान बैठी हो? बस वो ऐन चली गई है, घर में बोर हो रही हूँ मैं। तो चलो आओ, मैं तुम्हारी बोरियत दूर कर देता हूँ। जावी उठ के दरवाजे की तरफ बढ़ा था। माला उसे उलझी हुई नज़रों से देखने लगी थी। जावियार को दरवाज़ा लॉक करते देखे उसकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे थे। ये रूम क्यों लॉक कर रहे हो? क्या करने वाले हो तुम? वो घबराते हुए मुश्किल बोली थी। जावियार उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था। ये क्या क्या कर रहे हो तुम? मेरी तरफ मत आओ, ये बटन तुम क्यों खोल रहे हो? पीछे को खिसकती वो सोफे से जा लगी थी। मैंने सोचा तुम्हारी बोरियत दूर कर दूँ। नहीं, मैं बोर नहीं हो रही हूँ, वो अटकते हुए बोली थी। लेकिन अब मेरी नीयत खराब हो गई है। उस पर झुकते हुए अपना चेहरा मजीद उसके करीब कर गया था। वो माला को उसकी सांसें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हुई थी। माला ने जोर से आंखें मींच ली थी। जावियार उसके ठोड़ी के गम पे अपने लब रख चुका था और कि माला ने मजीद जोर से अपनी आंखें बंद की थी। आंखें खोलो भालू, वो तंजिया लहजे में बोला था।
और ये लेकिन माला ने आंखें नहीं खोली थी। जावियार ने उसके बालों में हाथ फंसाए उसका चेहरा अपने मजीद करीब कर लिया था। मैंने कहा आंखें खोलो और तेज तर लहजे में बोला तो माला ने डर से आंखें खोली थी। उसी वक्त जावियार उसके होंठों पे झुका था। माला ने जोर से जावियार की शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया था तो जावियार तो कतरा कतरा उसकी सांसें पीने लगा था और माला जावियार के रहमो करम पे थी। थोड़ी देर बाद वो पीछे हुआ तो माला गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। तुम कितनी मीठी हो तुम भालू, वो कुमार आलूद लहजे में बोला था। तो माला कहते ही वो कुमार आलूद लहजे में कहता माला को मजीद सुर्ख कर गया था। वो सर झुका गई थी लेकिन उसे अपने ऊपर अभी भी जावियार की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी। उसने सर उठा के जावियार को देखा। जावी, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? उम्मीद भरे लहजे में वो जावियार से पूछने लगी थी। जिस दिन तुम मुझे प्यार से बनाओगी ना उस दिन तुम्हें माफ़ करूंगा मैं। समझ तो तुम गई होगी ना, वो मायने खेजी लहजे में बोलता माला की रूह फना कर गया था। मैं कैसे, वो नज़र झुका गई थी और जावियार उसे देखता मुस्कुराए जा रहा था। जैसे मर्जी, ये तो मुझे अब नहीं पता। वो पीछे होता सोफे पे बैठ गया था। अमान फिर से चंदा के पास आया था। उफ बाबू, तू फिर आ गया तू? कंगना अमान को देखते हुए बोली थी। अमान आज साथ में गार्ड्स नहीं लाया था, वो तो लाडिब को लेने जा रहा था लेकिन रास्ते में अपनी मोहब्बत का ठिकाना देखा तो अंदर चला आया था। मैं तो बार बार आऊँगा जब तक मेरी चंदा मेरी नहीं हो जाती। बाबू तू क्यों नहीं समझता? वो हिंदू है और तू मुसलमान। प्यार कब जात मजहब देखता है तो इस रास्ते से हट जा बाबू। वो तेरी कभी नहीं हो सकती, वो मेरी ही होगी। मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा यकीन है एक दिन वो मेरी ज़रूर होगी। अमान के इतने यकीन से कहने पे एक दफ़ा तो कंगना को भी चुपकी सी लग गई थी। कंगना को चुप देख के वो चंदा के कमरे में चला गया था। चंदा जो कमरे की खिड़की से बाहर के मनाजर देख रही थी, अपने पीछे किसी की आहट महसूस करके पीछे मुड़ के देखा तो अमान को खड़ा पाया था। चंदा सोचों में गुम अमान को देखती चली जा रही थी। कितना खूबसूरत है ये लड़का, लेकिन वो क्यों उसके पीछे पड़ गया था? उसे तो कोई भी लड़की मिल जाती, फिर मैं ही क्यों? अमान ने चंदा को खुद को तकते हुए देखा तो मुस्कुरा दिया। अमान के लबों के साथ साथ उसकी आंखें भी मुस्कुराई थी, जिसे देखते चंदा होश की दुनिया में वापस आई थी और अमान को अपनी बड़ी बड़ी आंखें, नीली आंखें दिखा के घूरने लगी थी। चंदा को डर था कि वह फिर से उसकी आंखों के शहर में जकड़ी जाएंगी, फिर से एक दफ़ा मोहब्बत करने लगेगी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो तो अब उससे मोहब्बत से नफरत करने लगी थी। वो समझती थी कि सारी दुनिया के मर्द एक जैसे होते हैं। चंदा, अमान ने मोहब्बत भरे लहजे में उसे पुकारा था। चंदा चलते हुए बेड पे जाके बैठ गई थी। बाबू, तू अपना वक्त ज़ाया करने यहाँ आ जाता है, तेरे को कोई काम और नहीं है क्या? वो ज़रा गुस्से से बोली थी। नहीं, आपको देखने के अलावा अब लगता है कि मुझे कोई और काम ही नहीं है। वो उसको मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोला था। चंदा उसकी नज़रों से पजल हो रही थी। क्या मैं आपको जी भर के देख सकता हूँ? अमान ने जैसे इल्तिजा की थी। चंदा ने नज़र उठा के अमान को देखा था। लोग तो उसका जिस्म मांगने आते थे और ये इश्क का कौन सा मुकाम था जो सिर्फ मुझे देखने आता है? अमान चंदा को अपनी नज़रों से अपने दिल में उतार रहा था। अमान, बस करो देखना। चंदा अमान का नाम टुकड़ों में लेती अमान को बुलाने लगी और अमान का हाथ अपने दिल पे गया था। चंदा ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से अमान का पहली दफ़ा नाम लिया था। अमान को लगा कि वो हवाओं में उड़ा है। आपने मेरा नाम लिया, यकीन करें मुझे मेरा नाम कभी भी इतना प्यारा नहीं लगा जितना अब लग रहा है। चंदा को अमान की दीवानगी देख के डर लग रहा था, लेकिन वो क्या करती? वो नसीब की काली थी। वो अपने नसीब की कालक शहजादे की नसीब में नहीं लिखना चाहती थी। तुम मेरी जान छोड़ दो अमान, ये कभी नहीं हो सकता। चंदा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जा सकती कहीं भी। मैं आपको ले जाऊंगा तो क्या तुम मेरे लिए अपना मज़हब तब्दील कर लोगे? नहीं चंदा, मैं आपके लिए अपना मज़हब तब्दील नहीं करूंगा, आप करेंगी। मैं क्यों करूंगी? वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी थी। क्योंकि आप जिस मुकाम पे हैं वो आपके भगवान ने आपको पहुंचाया और मैं जिस मुकाम पे हूँ वो मेरे खुदा ने मुझे पहुंचा है। तो मुझे बताइए फिर किसका मुकाम ऊंचा है, मेरा या आपका? जबकि चंदा तो इस बात से चुप ही हो गई थी। वो ठीक है, तो वो ठीक ही तो कह रहा था कि उसका मुकाम उसके आला दर्जे के मुकाम पे था। वो क्यों अपना खुदा छोड़ता? चंदा, मेरे रब ने मुझे बहुत इज्जत दी और वही इज्जतों का मालिक है। जिसे चाहता है इज्जत देता है, जब जिसे चाहता है जिल्लत देता है। और आप आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। और ये कि मैं आपके लिए फूल लेके आया था। अमान अपनी जेब से गुलाब निकालता चंदा को पकड़ा गया था, जिसे चंदा ने बगैर किसी तासुर के पकड़ लिया था। शुक्रिया कबूल करने के लिए, फिर आऊँगा बहुत जल्द मिलने। अमान चंदा को एक नज़र देख के कहता चला गया था। तो क्या अगर मैं अमान के रब से अपनी इज्जत मांगती हूँ तो मेरी इज्जत खराब होने से बच जाती? अमान पहली सोच चंदा के दिमाग में डाल गया था, जिसने आहिस्ता आहिस्ता जड़ से दरख्त बन जाना था, लेकिन उसमें वक्त लगना था। चंदा ने उठ के लाल गुलाब अलमारी में रखा था, लेकिन वहाँ पहले भी गुलाब रखे हुए थे जो अमान दे के गया था। एंजल एंजल, मुझे नहीं पता, मुझे स्टोरी सुनी है, लाडेव जिद करती है। एंजल से कहने लगी तो वो तो कब से उसे कह रहा था कि सो जाओ, लेकिन वो स्टोरी की जिद कर रही थी। थक हार के वो उसके पास बैठ गया था। एक था शहजादा और एक थी फैरी, दोनों ही एक दूसरे से अनजान थे। फिर एक दिन शहजादा अपनी बहन के साथ सैर करने गया। वहाँ पे उसे वो फैरी नजर आई थी। फिर वहाँ फैरी की तबीयत खराब होगी, जिसे देखते शहजादे ने उसकी मदद की। उस फैरी को देखते ही शहजादे के दिल को कुछ हुआ था और वो अपनी
वो अपनी ही धुन में अपनी कहानी सुना रहा था। वो फैरी बेहद मासूम और प्यारी थी। फिर वो फैरी उसके पास से चली गई। फिर वो शहजादे को वो फैरी काफ़ी दिनों तक याद आती रही। फिर एक दिन वो फिर से दोबारा अपने शहजादे के पास आई। अभी वो कुछ और भी कहता कि उसने लाडेब की तरफ देखा जो सो चुकी थी। लाडेब को बच्चों की तरह सोए देख के वो सफ़ीर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी। क्यों, कितनी मासूम हो तुम, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो तुम ऐसी हो गई हो। वो उसके बाल उसके चेहरे से हटाने लगा इससे पहले कि वो उठ के जाता। सफ़ीर ने अपना मोबाइल निकाल के 3 से 4 लाडेब के सोए हुए की तस्वीरें ले ली थी। अभी वो तस्वीर देख ही रहा था कि अपने पीछे अमान की आवाज़ आई थी। हेलो सफ़ीर। अमान की आवाज़ सुन के तो उसके हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा था। वो खुद भी गड़बड़ा गया था। क्या हुआ डॉक्टर सफ़ीर, आप घबरा क्यों गए? वो अचानक से आप आ गए थे ना, इसीलिए वो खुद को कंपोज करते हुए बोला था। अमान की नज़रें सोई हुई लाडेब पे गई तो उसने सफ़ीर को देखा था। वो स्टोरी सुनते सुनते सो गई। मैं तो इसे लेने आया था, अमान सफ़ीर को कहने लगा। तो आप ले जाएं, सफ़ीर ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ ने हॉस्पिटल की कार्रवाई मुकम्मल की और फिर वो लाडेब की तरफ बढ़ता अपने बाजुओं में उठाता घर की तरफ निकल गया था। बेटा, तुम दोनों ने अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा? नायला ने कायान और ऐन से पूछा था। मामा, मैं तो तैयार हूँ, आप ऐन से पूछ रहे? ऐन मासूम बच्चों की तरह सर झुका लिया। खाला, आप जब चाहें जैसे चाहें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ऐन ने शर्मा के कहा। कानों में लगे ईयरफोन से ये बात सुनते मॉन्स्टर की हंसी छूट गई थी। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई मासूम है ही नहीं। तौबा तौबा। नायला तो दोनों का जवाब सुन के खुश हो गई थी। चले, फिर एक हफ्ते बाद तुम दोनों की धूमधाम से शादी करूंगी मैं। ऐन तो शर्मा के अंदर भाग गई थी। फिर नायला के घर एक दफ़ा फिर से शादी की तैयारी शुरू हुई थी, लेकिन इस दफ़ा नायला भी खुश थी और कायान भी। और इस दफ़ा कोई भी कायान की दुल्हन को नहीं मारेगा। समझ तो गए होंगे ना आप लोग भी। जावेयार वापस घर आया तो उसकी शर्ट पे खून ही खून लगा हुआ था। शुक्र था कि माला कमरे में थी। वो आज फिर से किसी का कत्ल करके आया था। अब से उसे ईवल का काम भी संभालना था। अभी नहीं चाहता था कि माला उसे ऐसे देख के डर जाए, इसीलिए वो सीधा दूसरे कमरे में गया और चेंज करने लगा था। जावेयार कमरे में गया, माला को कमरे की खिड़की के पास खड़ा पाया था। वो सारे घर चेक कर चुकी थी, सारे घर को चेक कर चुकी थी, लेकिन उसे कहीं भी मोबाइल नज़र नहीं आया था, ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे वो अपने पापा से रब्ता कर सके। जावेयार कमरे में आया तो बगैर माला को देख के बेड पे लेट गया था। माला ने कमरे में किसी की मौजूदगी को महसूस की तो पलट के पीछे देखा और चौंकी थी। जावेयार ऐसे लेट गया, उसे आज फिर से किसी ने ताना दिया था कि वो जानी है, जिसे सुनता ही वो गुस्से में आके उसका कत्ल कराया था। अभी भी अब नमाजी सोच के उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। माला तो उसकी सुर्ख आंखें देख के डर गई थी। न जाने क्या हुआ था। माला ने कमरे से बाहर जाना ही ज़रूरी समझा। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलती, जावेयार की आवाज़ ने उसके कदम जकड़े थे। रुको। माला ने डर के पीछे देखा। जावेयार को अपनी तरफ कदम बढ़ाते देख के माला अपने कदम पीछे लेने लगी थी। तुम्हारे बाप ने मेरे माथे पे जानी का कलंक लगाया, वो सारी ज़िंदगी कभी भी नहीं मिट सकता। वो अपनी सब्ज़ आंखें माला की आंखों में गाड़ते हुए बोला था। मैं पापा की तरफ से सॉरी करती हूँ। वो उसे खैरता दीवार के साथ लगा के उस पर झुका था। माफ़ी से काम नहीं चलेगा भालू, जब तक अपने हाथों से तुम्हारे बाप को सज़ा नहीं दूंगा ना मुझे सुकून नहीं आएगा ना। वो ये सब कहते हुए माला का सुकून गारत कर गया था। जाओ यहाँ से, वो बेरुखी से कहते हुए मुंह मोड़ गया था और दोबारा से बेड पे जाके लेट गया। माला तो उसकी बेरुखी की वजह से और अपने जावी को तकलीफ में देख के उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। वो चुप करके कमरे से बाहर चली गई थी। जावी ने एक नज़र दरवाजे को देखा और दोबारा से आंखें मूंद ली थी। लाडेब नींद से उठी तो खुद को अपने कमरे में पाया था। वो इधर उधर अपने एंजल को देखने लगी थी। इतने में अमान भी खाने की ट्रे लेके आ चुका था। बड़ी पहले तो वो खुशी से चहकती हुई बेड से छलांग लगा के अमान के साथ लिपट गई थी। बड़ी की प्रिंसेस कैसी, आई एम फाइन बड़ी। बड़ी फिर कुछ अचानक याद आने पर वो अमान से अलग हुई। बड़ी एंजल का है। वो बच्चों की तरह पूरे कमरे में इधर उधर देखने लगी थी, जबकि एंजल के नाम पे अमान के चेहरे पे परेशानी के आसार नमूदार हुए थे। उसे पता था अब लाडेब जिद करेगी एंजल के पास जाने की। लाडेब काफ़ी क्लोज हो गई थी सफ़ीर से, इस बात का अमान ने बखूबी अंदाज़ा लगाया था। प्रिंसेस, अब तुम अपने घर आ गई हो, अपने बड़ी के पास। ना तो एंजल से बाद में मिलेंगे ना, चलो पहले खाना खा लो। नहीं नहीं, वो 2 कदम पीछे होते हुए चिल्लाई। मुझे एंजल चाहिए, मुझे एंजल चाहिए। वो चिल्लाती हुई बेड पर जाके घुटनों में सर दिए बैठ गई थी। मेरी गुड़िया, इधर देखो मेरी तरफ। अमान ने प्यार भरे लहजे में गोया हुआ था उसे। मुझे एंजल चाहिए, उनके हाथ से खाना खाना है। अमान ने गहरा सांस भर के फिजा के सपोर्ट किया था। उसे जिस चीज़ का डर था वही हुआ था। मेरी गुड़िया, मेरी शहजादी, तुम्हारा बड़ी, मैं तुम्हारे हाथ में। एंजल को हमेशा हमेशा मैं तुम्हारे एंजल को हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास ले आऊँगा। तुम्हें अपने बड़ी पे भरोसा है ना? अमान ने प्यार से लाडेब का फूला फूला हुआ चेहरा हाथों में पकड़ के गोया हुआ था। लेकिन बड़ी, मुझे अभी एंजल चाहिए। वो तो मुझे कोई स्टोरी सुना रहे थे ना, तो मैं तो सो गई थी। मुझे वो स्टोरी सुननी है पहले। एंजल चाहिए वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। अमान ने लब भींच के लाडेब को देखा। वो एंजल के मिलने के बाद ज़्यादा ही ज़िद्दी हो गई थी, और अगर कोई और चीज़ होती तो वो अपनी गुड़िया को उसी टाइम ला देता। लेकिन सफ़ीर एक जीता जागता इंसान था। खैर ये काम भी उनके लिए मुश्किल नहीं था।
अमान अपनी बहन के लिए किसी को भी ला सकता था। अच्छा मेरी गुड़िया पिंकी, प्रॉमिस करता हूँ मैं कि तुमसे तुम्हारी एन आपी की शादी के बाद तुम्हें तुम्हारे एंजल के पास छोड़ाऊंगा। अमान मोहब्बत से लारेब के गाल पे लपकते हुए बोला था। हे एन आपी की शादी, वो दुल्हन बनेंगी? क्या प्यारी सी दुल्हन, कब? वो तो एंजल वाली बात को भूले, बहन की शादी के बारे में अमान से जानने लगी थी। बड़ी, फिर आप मेरे लिए नए नए ड्रेसेस लाएंगे ना? मुझे सनरेला वाली फ्रॉक पहननी है। मेरी गुड़िया, बड़ी आपके लिए सनरेला से भी ज़्यादा अच्छी ड्रेस लेके देगा। बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। लारिब अमान के गले में अपने बाजू हमाल करते बोली थी। अमान ने तो शुक्र किया कि वो एंजल वाली बात को भूल गई थी। अमान साथ साथ उसे खाना खिलाता जा रहा था। चलो आओ गुड़िया, तुम्हें मैं तुम्हारे जावी भाई की प्रिंसेस से मिला दूँ। प्रिंसेस? बड़ी प्रिंसेस से मैं हूँ, एंजल कहते हैं। ए मेरी लारेब प्रिंसेस है। लारेब के छोटे से दिमाग में एक दफ़ा फिर अपने एंजल का ख्याल आया था। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, मेरी गुड़िया प्रिंसेस है। वो अमान लारेब को बातों में लगा के उसका हाथ पकड़ के लाउंज में ले आया था। माला जो लाउंज में बैठी मूवी देख रही थी, अमान के साथ प्यारी सी बच्ची को देख सवालिया नज़रों से देखने लगी थी, जैसे पूछ रही हो कि ये कौन है बड़ी, ये कौन है। लारेब ने अपनी काली आंखों से इस खूबसूरत लड़की को देखते हुए कहा था। बड़ी की जान, ये तुम्हारे जावी भाई की प्रिंसेस है। ये जावी के पास ही रहेगी अब हमेशा के लिए। और तुम्हारी भाभी है, तुम माला आपी भी कह सकती हो। बड़ी कितनी प्यारी है माला आपी। लारेब अपना हाथ अमान के हाथ से छुड़वाते हुए जाके माला के साथ सोफे पे बैठ के बच्चों की तरह माला के गाल खाते जोर जोर से खाने लगी थी, और जिससे माला के मुंह से सिसकी निकली थी। माला तो उसे बच्चों की तरह बातें करते देख के परेशान सी हुई थी। भाभी, ये मेरी बहन है लारेब। अमान, लेकिन ये ऐसे बच्चों की तरह रिएक्ट क्यों कर रही है? बड़ी माला आपी को बोले। मैं बच्ची नहीं हूँ लारेब, बड़ी हो गई है मेरा बच्चा, तुम बड़ी हो गई हो। आपकी माला आपी ने तो आपको प्यार से बच्ची बोला। अमान की आंखें सुर्ख अंगाड़ा हो गई थी। भाभी, मैं बाद में बताऊंगा। माला भी अमान की सुर्खोती आंखें देख के चुप हो गई थी। मजीद कुछ न पूछा था। फिर वो लारेब के साथ बातों में बिजी हो गई थी। उसे अब अपने एंजल के बारे में बताने लगी थी, जिसे सुनते अमान बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। मुझे नहीं पता मीर, तुम आ रहे हो मेरी शादी पे, वरना मैं तुम लोगों से नाराज़ हो जाऊंगी। तुम सबको आना होगा ज़रूर। ईवल नहीं हूँ मैं, मासूम सी एन हूँ, अपने आन की आन। ओए होए, बड़ा प्यार आन है अपने आन पे। मोबाइल के दूसरी तरफ से मीर एन को तंग करते हुए बोला था। हाँ, तो तुम भी तो अपनी बीवी से प्यार करते हो, तो क्या मैं अपने आन से प्यार नहीं कर सकती? मेरी बीवी तो मेरी मोहब्बत है, मेरी जान का टुकड़ा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की खूबसूरत सी मामा मीर सुल्तान। मोहब्बत पाँच नज़रों से अनमोल अरशमान मीर शाह को मोहब्बत बड़ी नज़रों से देख के बोला था। ओहो, बूढ़े हो गए, लेकिन जवान ही नहीं की अभी तक। ईवल ने तंग करने वाले अंदाज में बोला था। बूढ़ा होगा तुम्हारा आन, मुझ में इतनी हिम्मत अभी भी है कि 3-4 बच्चे और पैदा कर सकता हूँ। बस क्या करूँ, तुम्हारी भाभी से संभाले नहीं जाते। मीर सुल्तान बहुत ही बेबाकी से गोया हुआ था। अनमोल ने मीर की बात सुन के उसे मोबाइल छीन लिया था, जो बेशर्मों की तरह बोले जा रहा था। हा हा हा, एन का जोरदार कहकर गूंजा था, जिसे सुन के अनमोल ने खूबी से मीर को घूरा था। अच्छा, फिर तुमने शादी में ज़रूर आना है, और जैन, जोया, माही और साहिल को भी लेके आना है। एन, तुम फिक्र ना करो, मेरी बहन की शादी और मैं ना आऊँ, ये कैसे हो सकता है? मैं ज़रूर आऊँगी। हाय शुक्रिया प्यारी भाभी जान, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो। एन, शुक्रिया अनमोल। चलो अब आन आ रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ, तुम लोगों ने ज़रूर आना है। ओके बाबा, आ जाएंगे। एन ने खुशी से कॉल काट दिया। वो अपने आन को अपना महरम बनाने के लिए दिन गिन रही थी। आज फिर दिल के हाथों मजबूर होकर अमान चंदा से मिलने आया था। वो जब तक रोज़ चंदा को देख न लेता, उसे सुकून ही नहीं आता था। कंगना तो उस लड़के को समझा समझा के थक गई थी, लेकिन वो मानता ही नहीं था। कंगना ने भी अब अमान को उसके हाल पे छोड़ दिया था कि उससे चंदा अब खुद ही ठीक करेगी उसे। अमान चंदा के कमरे में गया, जहाँ वो खामोशी से कोने में बैठी हुई थी। चंदा, अमान ने बहुत प्यार से चंदा को पुकारा था। वो अमान की आवाज़ को इग्नोर कर गई थी। वो फिर से आ गया था। चंदा के मना करने के बावजूद भी वो फिर आ गया था। चंदा ज़मीन पे बैठे अपने माजी को सोच रही थी। कितनी खुश थी वो अपने माँ बाप के साथ, लेकिन क्या हो गया था उसके साथ? कहाँ आ गई थी? कुछ भी तो नहीं बचा था उसके पास। ना माँ ना बाप थे, ना उसकी इज्जत ही, कुछ भी नहीं था। चंदा के इग्नोर करने पर अमान ने गुस्से से मुठियाँ भींची थी। अमान उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए चंदा के साथ ज़मीन पर बैठ गया था। अमान ने चंदा का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन चंदा ने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया था, जिसे देखते अमान अपने खूबसूरत लब भींच गया था। चंदा अपने माजी से बाहर आई थी। फिर रोज की दुनिया में आते उसने अपने सामने बैठे मगरूर शहजादे को देखा था। वो उसकी जानिब अपनी खूबसूरत काली आंखों से देख रहा था। चंदा का दिल जोर से धड़का था। तो तू यहाँ पर फिर से आ गया? चंदा ने उसके चेहरे से नजरें चुराते हुए कहा था। वो कैसे इतनी जल्दी फिर एक मर्द पे भरोसा कर सकती थी, वो भी एक मुस्लिम पर? दोनों के मजहब में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पहले भी तो उसने यकीन किया था मर्द पे, बदले में उसे क्या मिला था? सिर्फ रुसवाई, सिर्फ धोखा। जब अपने मजहब का बंदा उसे धोखा दे सकता है, तो अमान भी तो दे सकता था। इसी डर से वो अमान से दूर दूर भागने लगी थी, वरना उसका दिल शिद्दत से कड़ा था। बदनामी का कलंक अपने माथे से हटा के किसी की इज्जत बन जाए। वो तो एक तो वाइफ थी, उसके मुँह से इज्जत लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता था। अपनी सोचों पर चंदा मुस्कुराई
आई थी। अमान उसके तंजिया मुस्कुराते हुए चेहरे को बगौर देख रहा था। चंदा उठ के चलती हुई बेड पे जा बैठी थी। अमान भी एक ट्रांस की कैफियत में चलता चंदा के साथ ही बेड पे बैठ गया था। चंदा ना जाने वो कौन सा पल होगा जब वह मुझे ऐसी नज़रों से नहीं देखेंगी कि मुझे अपने मर्द होने पे अफसोस हो। अमान ये कहता चंदा का वजूद एक पल को शल सा कर गया था। चंदा की आंखों से एक बागी आंसू निकल के उसके गालों पे लड़ियों की सूरत बहा था। ए सकून कल मेरी रूह है मन, काश के मुझे चंद जादुई लम्हात मैसर आए जहाँ मैं तुम्हें जी सकूं, तुमसे अपनी मोहब्बत का बड़मला एतराफ़ कर सकूं, जहाँ तुम चाह के भी मेरी मोहब्बत से मुकर ना सको, जहाँ से तुम्हें मेरी आंखों में अपना आप देखने को मिले। मुझे सकून दरकार हो, ऐसा सकून जिसमें मेरे माथे पे तुम्हारे होंठों का लम्स हो, ताकि मैं माजी का दुख भूल के ज़िंदगी को करीब से जीत सकूं। अमान एक ट्रांस की कैफियत में ये सब कहते चंदा के वजूद को साकित करने का सबब बना था। क्या कोई इस कदर भी चाह सकता था उसे? लेकिन क्यों? वो तो एक तवाइफ थी, फिर क्यों? वो तो इतना खूबसूरत था। क्या किसी भी लड़की को चाहता तो अपना बना सकता था, फिर मैं ही क्यों? अमान चंदा की आंखों में उठते सवाल को देख के मुस्कुरा दिया था। चंदा को लगा अमान की मुस्कुराहट और देखेगी तो अपना दिल दोबारा मर्द ज़ात पे हार बैठेगी। आप सोच रही हैं कि आप ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? तो चंदा मैं खुद नहीं जानता, लेकिन आपको देख के एक अजीब सी कशिश महसूस होती है, जैसे आपसे प्यार करना मेरे अल्लाह ने जैसे किसी मकसद के लिए करवाया है। ऐसा लगता है मेरा और आपका बहुत गहरा रिश्ता, लेकिन न जाने क्यों आप नॉन मुस्लिम होकर भी मेरे दिल में जगह बना गई हैं। इसमें भी मेरे रब की कोई मुसलियत होगी। मैं अपने अल्लाह से मांगूंगा आपको, मेरे अल्लाह ने आपकी मोहब्बत मेरे दिल में डाली है तो मेरे अल्लाह आपको मेरे नसीब में भी लिख देगा इंशाल्लाह। क्या अमान तुम्हारा खुदा सब कुछ कर सकता है? चंदा ने कोई अंदाज में पूछा था। हाँ, सब कुछ कर सकता है मेरा अल्लाह, अल्लाह चाहे तो। हाँ, सब कुछ कर सकता है मेरा अल्लाह चाहे तो इसी वक्त आपके दिल में मेरी मोहब्बत डाल सकता है, लेकिन शायद अभी मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है और मैं इस इम्तिहान में ज़रूर पास आऊँगा। इतना यकीन है अपने खुदा पे, बेहद यकीन है। वो जो हमारे हज़रत यूनुस को मछली के पेट में ज़िंदा रख सकता है, वो हज़रत यूसुफ को एक कैदी से मिस्र का बादशाह बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। यह कौन है सब? वो तजस्सुस से पूछने लगी थी। अमान ने मुस्कुरा के चंदा को देखा था। जब आप मुसलमान होंगी ना, दिल से इस्लाम कबूल करेंगी, मेरे खुदा को मानेंगी अपना खुदा चंदा, तो इन सब के बारे में मैं आपको खुद बताऊँगा। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए मुसलमान होंगी? क्योंकि मुझे अपने आप पे, अपनी मोहब्बत पे यकीन है, और जब आप मुसलमान होंगी ना तो मैं आपका नाम नूरुल हुदा रखूँगा, यानी हदायत की रोशनी, और मैं आपको नूर बुलाया करूँगा। अमान की नूर, अमान की आंखों का नूर। अमान चंदा हो अमान चंदा को अपने दिल की कैफियत, अपने दिल की बातें बयान करने लगा था। उसने मुस्तकबिल भी सोच लिया था। चंदा को लगा था कभी ये मज़ीद सुना तो अमान के खुदा वाक़ई उसके दिल में अमान के लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। जाओ बाबू यहाँ से जाओ। वो ना जाने किसी खौफ के तहत उसे बस जाने का कह रही थी। क्या मेरे साथ एक दिन, बस एक दिन मेरे साथ मेरे घर चलेंगी? मैं आपको अपने घर वालों से मिलवाना चाहता हूँ। चंदा ने उसे अजीब नज़रों से अमान को देखा था। बाबू तू पागल हो गया है क्या? क्यों अपनी इज्जत का नहीं सोचता? मैं आपके अलावा अब कभी भी किसी को नहीं सोचना चाहता, और कल मैं आऊँगा, आपको लेके जाऊँगा मैं, और मेरा वादा है मैं आपसे इसमें शाम को वापस छोड़ जाऊँगा आपको। चंदा उसके दिए गए वादे पे खामोश हो गई थी। अमान ने चंदा को एक फूल पकड़ाया था और एक नज़र देखता चला गया था, और चंदा फूल को पकड़ती मुस्कुराई थी और बेड से उठती अलमारी में फूल रख चुकी थी। क्या मैं कभी हदायत का नूर, मतलब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अमान का अपने खुदा पे यकीन सच्चा था, और अमान का खुदा चंदा के दिल में एक हल्की सी अमान की मोहब्बत की ज़रब लगा चुका था, जिससे दोनों अनजान थे। कमरे में बैठा वो शख्स जाने कब से अपने मोबाइल में मासूम सी पड़ी पैकर की तस्वीरें निकाल के देख रहा था। क्या हुआ होगा तुम्हारे साथ जो तुम ऐसे हो गई हो? जो कितनी मासूम होना तुम, बिल्कुल मासूम सी गुड़िया। दिल करता है तुम पर से अपने तुम्हें फिर से अपने पास ले आऊँ। दिल कर रहा है तुम्हारे होंठों का लम्स फिर से अपने होंठों पे महसूस करूँ। कितनी खूबसूरत हो तुम, जैसे खुदा ने बहुत खूबसूरती से तराशा है तुम्हें। कितने ही लम्हे सफ़ीर चल रेब की तस्वीर को देख के ख्यालों में गुम उसे मुखातिब किया जा रहा था। उसे अपने कमरे में आने वाली मखलूक का पता भी नहीं चला था, जो हमेशा उसका भांडा फोड़ देती थी। यकीनन ये वाला भांडा भी फोड़ेगी। भैया ये तो वो समंदर वाली लड़की है ना? हिबा ने सफ़ीर के हाथों से मोबाइल छीन के मासूम सी लारेब की तस्वीरें देखने लगी थी। सफ़ीर हड़बड़ा गया था। वह पहले भी तो उसकी शिकायत अम्मी से लगा चुकी थी। हिबा में जाना आराम से बोले, पूरे मोहल्ले को बताने का इरादा है क्या तुम्हारा? भैया, हिबा अपने माथे पे अपना हाथ मारते हुए बोली थी। आपने समंदर वाली आपी की तस्वीरें क्यों ली हैं अपने मोबाइल में? हिबा मासूमियत से बोली थी। ये तो बस ऐसे ही एक तस्वीर ले ली, मामा को नहीं बताना हिबा में जान, वरना भैया आपको घुमाने नहीं लेके जाएंगे। मैं तो बताऊंगी मामा को। भैया चुपके चुपके समंदर पे आपी की तस्वीरें, समंदर वाली आपी की तस्वीरें देख रहे थे। हिबा खबरदार, अगर मामा को बताया तो मैं नहीं बात करूंगा, और ना ही फिर बाहर घुमाने लेके जाऊंगा। अच्छा भैया नहीं बताती ना मामा को। हिबा मुंह के डिज़ाइन बनाते हुए बोली,
बोली थी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा मामा को ना बताने के बदले? क्या खाना है तुम्हें? सफ़ीर गहरी सांस भर के रह गया था। उसे पता था कि अगर अपनी छोटी सी लालची बहन को कुछ न खिलाया, भरोसा कुछ नहीं, तो उसका कुछ भरोसा नहीं था कि उसका जाके भांडा ही फोड़ देती। मुझे पिज़्ज़ा खाना है भैया, हिबा चहकते हुए बोली थी। चलो ठीक है, लेकिन मामा से कुछ मत कहना। इतना ना डरें भैया, मैं मामा को कुछ भी नहीं बोलूँगी। और कि आप चुपके चुपके समंदर वाली आपी को भाभी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हिबा सफ़ीर के गाल पे किस करते भाग गई थी। भाभी सफ़ीर के लबों पे गहरी मुस्कुराहट सी रेंग गई थी। सफ़ीर एक बार फिर परी पेकर को जी भर के देखने के लिए मोबाइल की जानिब मुतवज्जा हो गया था। सर, हम हॉस्पिटल में उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने गए थे, लेकिन वहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं मिली। हमने बहुत कोशिश की। किंग के मुलाजमों ने डरते डरते कहा था, बूढ़े का क्या भरोसा था, उन्हें भी मार देता। हराम खोरो, तुम लोग किस चीज़ के पैसे लेते हो? मुझसे वो लड़की चाहिए, मुझे किसी भी हाल में उसे ढूंढो। उस शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, इसे मेरे पास लेके आओ, वरना तुम लोगों के सीने में गोलियां उतारने में वक्त नहीं लगाऊंगा मैं। तुम दोबारा मेरे हाथ से नहीं निकल सकती रानी, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा मेरी प्यास बुझाने। क्या बदन है तुम्हारा! किंग का खौफनाक चेहरा मजीद सुर्ख हो गया था। तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढ लूंगा मैं, तुम मेरी हो, बस तुम्हें मेरी बिस्तर की जीनत बनना है। किंग खबासा से कहता हंसने लगा था। कायान और ऐन दोनों शादी की शॉपिंग करने गए हुए थे। ऐन को तो कोई लहंगा ही पसंद नहीं आ रहा था। आपने इन 5 सालों में अभी तक शादी क्यों नहीं किया? ऐन ने कायान के मासूम से पुरकशिश चेहरे को देख के एक सवाल दागा था। कायान का एक दफ़ा तो दिल किया सना वाली बात छुपा दे, लेकिन बाद में पता चलता तो ऐन को दुख होता। ऐन में ही शादी होने वाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे सना को शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट लग गया, जिसकी वजह से वो मफलूज हो गया और हमारी शादी नहीं हो पाई। ये तो बहुत बुरा हुआ उस बेचारी के साथ। सारी दुनिया की मासूमियत चेहरे पर सजा के ऐन ने कहा था, अगर उसे कुछ ना होता तो आप उससे शादी कर लेते। हाँ, कर लेता, क्योंकि तुम मेरे पास नहीं थी और मामा की भी ख्वाहिश थी कि मैं शादी कर लूँ। शुक्र है फिर मैंने उसे मार दिया। एन दिल ही दिल में कहने लगी, यानी अच्छा हुआ ना कि आपकी उससे शादी ना हुई, वरना मैं वापस आती तो कहाँ जाती? एन का बाजू पकड़ के बोली थी। अब तो तुम मिल गई हो ना मुझे, अब किसी की जरूरत ही नहीं है मुझे। सिर्फ आन की एन और एन का आन दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी है। कायान मोहब्बत भरे लहजे में बोलता है। एन के गाल पे लबड़क गया था। एन अपने सफ़ेद चेहरे पे कायान के होंठों का लम्स महसूस करके गालों पे शर्म की सुर्खी सी घुलती महसूस करने लगी थी। वो दोनों पूरा मॉल घूम रहे थे थक कर के। कायान को ब्लड रेड कलर का लहंगा पसंद आया था और कायान ने ब्लैक शेरवानी ली थी और बाकी मेहंदी और वलीमे का ड्रेस भी ले लिया था। वो घर के लिए निकल गए थे। खुशियाँ एक दफ़ा फिर से उनकी ज़िंदगियों में आ गई थी। थक हार के वो घर आ गए थे। एन तो खुशी से अपनी सारी शॉपिंग नायला को दिखा रही थी। नायला अपने बच्चों को देख देख के खुश हो रही थी कि कितने खुश लग रहे थे दोनों साथ, परफेक्ट जोड़ी थी। अभी वो लोग बातें कर रहे थे कि जब कायान का मोबाइल बजा था। कायान ने कॉल अटेंड की। अगली तरफ से कॉल करने वाले बंदे की बात सुनता कायान के चेहरे पे परेशानी भरे तासुरात नमूदार हुए थे। अपने तासुरात को छुपाता कॉल बंद कर गया था, लेकिन ऐन ने उसके चेहरे का बगौर जायजा लिया था। वो समझ गई थी कायान परेशान सा है। मामा, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। वो उन दोनों को एक ज़रूरी काम का कह के चला गया था और ऐन की नज़रों ने दूर तक कायान की पुश्त को देखा था, क्योंकि वो कायान के चेहरे पे परेशानी के तासुरात देख चुकी थी। जी सर, आपने बुलाया मुझे? कायान अपने ऑफिसर के सामने खड़ा पूछने लगा था। एसपी कायान, तुम्हें अभी जाना है। किंग का स्मगलिंग का ट्रक जा रहा है कराची से। खबरियों ने हमें खबर दी है। तुम्हें उसे रोकना है और उसके आदमी को पकड़ के लेके आना है किसी भी हाल में। गॉट इट? जी सर, आप फिक्र ना करें, ये काम हो जाएगा। ओके, फास्ट आई टीम को जल्दी से तैयार करो। कायान जल्दी से सैल्यूट करते वहीं से वापस चला गया था। कायान के जाने के बाद ही ऐन ने जावियार को कॉल करके कायान का पीछा करने को कहा था। जावियार और अमान दोनों ही अपनी टीम को लेकर निकले थे। ईवल खुद भी नायला से अपनी फ्रेंड के घर जाने का कह के कायान के पीछे निकल गई थी। उसे डर लग रहा था कि उसके आन को अगर कुछ हो गया तो वो तो मासूम सा था, इसीलिए वो खुद भी कायान के पीछे निकल गई थी। कायान वहाँ पहुँच चुका था जहाँ से किंग की गाड़ियाँ जाने वाली थी। दूसरे मुल्क तजस्सुस की बात यह थी कि किंग ने यह काम सारे आम की एक रूट पे इंजाम दिया था। दूसरे मुल्क तजस्सुस की बात यह थी कि किंग ने यह काम सरेआम एक रूट पर इंजाम दिया था जहां लोगों का रश था, लेकिन ज़्यादा नहीं। कायान के साथ आए कांस्टेबल भी अलर्ट खड़े थे। अचानक ही किंग के बंदों ने फिजा में अंधाधुंध फायरिंग शुरू की थी। उन्हें पता लग गया था कि एसपी कायान के लोगों ने उन्हें टारगेट किया है। किंग के लोगों ने चकमा देकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी थी। तुम लोग इवल के लोग हो ना? कायान ने तजस्सुस से पूछा। दूसरी तरफ फायरिंग अभी भी चल रही थी। लोगों की चीखों पुकार शुरू हो चुकी थी। सब अपनी अपनी गाड़ी रोड पर ही छोड़े वहां से भाग गए थे। जवाबन कायान की टीम भी अपनी गन निकाल के दाएं बाएं घेरती गाड़ियों पे हवाई फायर करने लगी थी। किंग के लोग गाड़ियों से निकल के उनकी तरफ बढ़ने लगे। पुलिस एहलकार शदीद मुकाबलाबाजी में अपनी जान भाग खो रहे थे। कराची के मेन रोड पे इस वक्त इवल, मॉन्स्टर और अमान भी असला लेस खुद भी गाड़ियों से उतर आए थे और तीनों के चेहरे मास्क से ढके हुए थे। तीनों ने भी किंग के आदमियों का निशाना लेते फायरिंग शुरू की थी। कायान और इवल की पीठ मिली हुई थी। दोनों मुखालिफ तरफ फायर कर रहे थे, जबकि इवल कायान के करीब थी। कायान 3 स्याह नकाबपोशों को अपनी मदद के लिए देख के हैरान हुआ था। वो इवल को देख के अंदाजा लगा गया था कि इवल के लोग हैं वो, लेकिन वो इस वक्त कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि किंग
किंग लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। दफ्तर में उन गाड़ियों के पीछे कई दूसरी स्याह मर्सिडीज से कलाबाजी मार के निकलते गाड़ियों की छत पे चढ़ के उनका निशाना लेते कोई गैर मुल्की लग रहे थे वो। फिजा में धुंध फैल गई थी। उस धुंध में ठा ठा की आवाज़ें कान के पर्दे फाड़ रही थी। इवल मॉन्स्टर अमान अपने तमाम साथियों समेत मुकाबला कर रहे थे। कायान अचानक वो चीखी जब कायान पे निशाना लेते उस गैर मुल्की शूटर को देखा था। इवल कायान को झपट के एक साइड गिरी थी। गन उसके हाथ से कहीं दूर जा गिरी थी जब वो गाड़ी के पास फायर्स में कायान के नीचे पड़ी थी। दोनों कुछ पल के लिए कुछ बोल ही ना सके थे। इवल का दिमाग घूम रहा था। ओहो, तो ये तुम हो। मैं भी सोचूं ऐसे कौन से फरिश्ते नाजिल हो गए मेरी मदद के लिए, मैं तो भूल ही गया था। इवल मैडम, मेरी मुंह बोली आशिक जो है मुझे बचाने के लिए, मुल्क से बड़ाई खत्म करने के लिए। कायान ने उसके ऊपर से उठना चाहा लेकिन फायरिंग इतनी तेज थी कि अगर वो थोड़ा भी ऊपर करता सर उसे गोली लग जाती। मुंह क्यों छुपाया तुमने? इवल मैडम डरती हो मुझसे। कायान इवल का नकाब उतारने लगा। इससे पहले कि कायान इवल का नकाब उतारता, इवल ने भड़क के उसे धक्का दिया था जिससे कायान दूसरी साइड गिरा था और इवल जल्दी से अपनी सांस बहाल करती उठ गई थी। तुम शट अप एसपी कायान, तुम्हें अंदाजा है तुम मरने जा रहे थे। खुदा की कसम अगर तुम्हें गोली लग जाती तो इवल अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लेती। कायान ने दोनों आईब्रोज खाए थे। ये धमकी है या कुछ और? कायान तंजिया लहजे में बोला था। यह कुछ नहीं है एसपी, ये इवल का जुनून है, इवल का इश्क है, इवल की मोहब्बत है, इवल का सुकून है। उस जुनून का इनाम मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहना के दूंगा। इवल कायान इवल के गाल पे थपथपाते हुए तंजिया लहजे में बोला था। कायान एन की आवाज़ नहीं पहचान सकता था क्योंकि एन कायान से जब भी इवल बन के मुलाकात करती थी वो अपनी आवाज़ चेंज कर लेती थी और ये टैलेंट उसने मॉन्स्टर से सीखा था। आई वॉन्ट टू फाइंड एसपी कायान एंड फिनिश हिम क्विकली टूडे। एसपी कायान को ढूंढो जल्दी से, उसे आज खत्म करना है। आज किंग का आदमी जो पाकिस्तान का नहीं था दूसरे मुल्क का था एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते बोले थे। मॉन्स्टर उनकी बात सुनता अपने राइफल फेंकता उन पर झपटा था और एक के बाद एक खंजर उनके दिल में पेवस्त कर गया था। फिजा सारे शोलों की लपेट में थी। दूसरी तरफ कायान वालों को अपना टारगेट कंप्लीट करना था। यहाँ से किंग का एक बंदा भी बच के भाग ना सके। मॉन्स्टर अपने आदमियों के साथ शदीद मुकाबलाबाजी में था जबकि अमान एक तरफ गुत्तम गुत्ता उनकी गर्दनों पे तेज तेज खंजर घुमा रहा था। इवल और कायान भी अलग अलग सिमत में फायरिंग कर रहे थे। अपने पीछे कदमों की चाप सुनते इवल मोहतात हुई थी ताकि आवाज़ के साथ गोली इवल के बाजू के साइड से गुजर के नीचे गिरी थी। इवल जल्दी से पीछे मुड़ी और जवाबन उसने भी अंग्रेज के हाथ पे गोली चलाई थी। गन उस अंग्रेज से कहीं दूर जा गिरी थी। वो चीखता हुआ नीचे गिरा था लेकिन अगले ही पल संभलते हुए कलाबाजी लेते खड़ा हुआ था और इवल को हाथों से फाइट की दावत दी थी। बॉडी से वो कोई फाइटर ही लग रहा था। इवल ने आईब्रोज उचका के उसे देखा। आंखें सुर्ख अंगाड़ा हुई थी। ये वही अंग्रेज था जिसने उसके आंख का निशाना लिया था। वो दोनों तैयार थे एक दूसरे को देखते हुए रफ्तार पकड़ते लपके थे। वो दोनों मुक्के सामने करते उनकी कोहनियाँ अपने पेट में टिकाए और इवल के पैर में मुक्का मारने के लिए उसकी तरफ भागा था। दूसरी तरफ इवल उसके मुक्कों को देखे एकदम लेटने के अंदाज पे रोड पे गिरी। साथ में अपना एक पाँव उसके पेट में तो दूसरा उसके घुटने पे मारा था। वह खुद करवट के बल नीचे गिरी थी। अभी वो अंग्रेज संभलता इवल कलाबाजी लेते उठ खड़ी हुई थी और दोनों घुटनों समेत उसके ऊपर गिरी। साथ ही गर्दन को बाएं जानिब मोड़ा था। खटाक के साथ दिल दहला देने वाली भयानक चीख लम्हे को गूंजी थी और उस अंग्रेज का वजूद साकित हो गया था। अपना चाकू निकाल के इवल ने उस साकित वजूद के दिल में घोंपा। 5 से 6 वार उसके दिल में किए थे। खून का फव्वारा उसके कपड़ों और चेहरे को गीला कर गया था। यह मंजर देखता कायान साकित हुआ था। क्या कोई इतना बेरहम भी हो सकता है? एक मरे हुए इंसान के दिल में खंजर घोंप घोंप के लहूलुहान कर सकता है? इवल ने एक नज़र कायान को देखा जो कुछ ही फासले पर खड़ा उसे देख रहा था। मॉन्स्टर, मेरा काम खत्म हुआ, मैं जा रही हूँ। कुछ लोग रहते हैं, उन्हें तुम संभालो। इवल ने कान में पहने एयरफोन से मॉन्स्टर को आगाह किया था और कायान को देखते वहां से गायब हो गई थी धुंध में। कायान इवल के पीछे लपका था लेकिन उसके देखते देखते गायब हो गई थी। वहां से जैसे वो थी ही नहीं वहाँ। कायान उस जंग के दौरान ये तो समझ गया था जो अंग्रेज आए थे वो उसे मारने आए थे और वो किंग के आदमी थे और इवल किंग ने उसे बचाया था। कायान की फौज इतनी ना थी उन अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए। कायान अपने नौजवान ऑफिसरों को बचाते बचाते उनके खून में नहाया हुआ था। मॉन्स्टर ने पीछे आते कायान के सर पे पिस्टल का बोनट मारा था जिससे कायान का सर चकराया था। वो अपना सर बार बार हिला के होश में आने की कोशिश करने लगा था लेकिन जब तक वो होश में आया था वहाँ कोई नहीं था। वहाँ सिर्फ किंग के लोगों की और कुछ नौजवान ऑफिसर्स की लाशें थी और ट्रक थे। तकरीबन किंग के तमाम आदमी मारे गए थे। रेंजर्स के आने से पहले ही मॉन्स्टर, अमान और उनके आदमी वहाँ से जा चुके थे। इवल वहाँ से निकल के सीधा मॉन्स्टर के घर गई थी। वहाँ पे अपने कपड़े चेंज करके घर के लिए निकल गई थी। उसे कायान के घर जाने से पहले घर जाना था। उसके हाथ में चोट लगी थी। अपने दर्द को नज़रअंदाज किए वो माला से मिलती निकल गई थी।